जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और दोस्तों ये जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि यूपीएससी के जो रियल कंटेंट होता है, जो रियल डेप्थ होती है, वो आपको हमारे लेक्चर से मिलती है। और आपका जो लेक्चर नंबर आज 19 है और अभी तक आप हमारे जो है अगर चैनल से अभी तक जुड़े हुए हो, लेक्चर को कंटिन्यू किए हुए हो इंडियन पॉलिटी के, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन लेक्चर को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि आप जो है पॉलिटी में महारत हासिल कर चुके होंगे। तो इसीलिए जो है ये लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा किसी कोचिंग से कोई ताल्लुकात है नहीं। जो पढ़ाता हूँ डेप्थ में पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के कंटेंट से पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के लेवल पे पढ़ाता हूँ। यूपीएससी का पीवाईक्यू आपका हिलना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, ये मेरी गारंटी रहती है। तो चलिए आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट करें। मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो पीएसआई और ऑप्शनल से मैच करता है, जिसमें जो है उसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें जो है आपकी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट की बात करूँगा। साथ ही में हम जो है यूपीएससी के सिलेबस में देखते हैं तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात की जाती है। तो हम जो है इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं। आज की जो पीपीटी है उसमें टोटल 49 पेजेस हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कितना लंबा ये लेक्चर जाएगा। हालांकि कंटेंट पूरा जो है उठा करके लाया हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपकी डेप्थ में जाएंगी। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डील होने चाहिए। पहली चीज़ होती है क्वेश्चन डील होने चाहिए। सिर्फ पढ़ाने से जो है काम नहीं बनता कि जो है पढ़ा के चले जाओ, पता चला जो है क्वेश्चन उसमें एक नहीं हिल रहा। तो मेरा पहला फोकस रहता है क्वेश्चन हिलना चाहिए, यूपीएससी की डेप्थ होनी चाहिए, और यही जो है हमारा हमेशा प्राथमिक कर्तव्य होता है। और ये जो है FR एपिल BFR बॉल नहीं पढ़ाना यहाँ पे कार्य होता है, पहले आप समझ लें। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 18 लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। उनको अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लें, तत्पश्चात यहाँ पे आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों आपको पता है, आपने अगर जो है मुंशी प्रेमचंद की जो है एक पंच परमेश्वर करके कोई कहानी है, ठीक है, उसको अगर आपने सुना हो तो कहा जाता है कि जब जज की कुर्सी पर न्याय करने के लिए बैठता है, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब एक ईश्वर की जो है आत्मा आ जाती है और वो जो है न्याय नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे जो है आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी जो है कोई भी व्यक्ति मतलब कितना भी जो है हीन भावना से भरा हो, लेकिन जब वो जज की कुर्सी पे बैठता है, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठता है, तो वो जो है कभी भी अन्याय ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक प्रकार की आत्मा आ जाती है, भगवान की आत्मा आ जाती है, अल्लाह गॉड या जिसकी भी मान लीजिए, ठीक है। तो जुडिशरी जो है यानी कि जो न्याय करना जो है वो सबकी बस की बात नहीं है। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आप न्याय कीजिए, तो न्याय करने के लिए जो है विवेक चाहिए होता है। विवेक का मतलब विजडम, और विजडम जो है वो कोई एक दिन में नहीं आता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप जो है सिविल सर्वेंट्स इन फ्यूचर बनोगे, ये आपको क्यों समझना चाहिए। जैसे आपके एथिक्स पढ़ते हो, नीति शास्त्र पढ़ते हो, आप कैसे जो है फैसला करोगे ये चीज़ सही है कि असत्य है, कि सत्य है, कि कितनी लीगल है, मतलब कितना जो है प्रेफरेंस ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो है बहुत चीज़ें ध्यान से बारीकी से देखनी पड़ती हैं। इस तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ता है। हम जो है न्याय करना दुनिया का सबसे बहुत मुश्किल काम है, न्याय करना, समझ रहे हो। बड़े बड़े जो है सुरमा न्याय करने में घबरा जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम था न्याय का वो कोई आज से नहीं था। जैसे आप अगर अमर्त्य सेन जो कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो दोस्तों अपनी बुक है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है, उनकी एक बुक का नाम आइडिया ऑफ जस्टिस भी है, जिसमें वो नीति और न्याय के बारे में जो है बात करते हैं। और वो ये भी बात करते हैं कि हमारे देश में सभा और समितियाँ, ये जो वैदिक असेंबली चलती थी बहुत पुराने चलती थी, ठीक है, और वैदिक असेंबली जो होती थी, वैदिक सभाएं होती थी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा चुका हूं अपने इसी चैनल पे। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लेना चाहिए आपको। 20 लेक्चर में आपका एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर क्लियर हो जाएगा, पढ़ लो जाकर इसी चैनल पर, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ना कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वैदिक जो असेंबली होती थी, ठीक है, सभा और समितियाँ, तो ये आप जानते हो कि वो जो है पार्टिसिपेशन होता था। डेमोक्रेसी की जननी जो है हमारे भारत में वहीं से देखी जाती है। डेमोक्रेसी हम बहुत पहले से जानते थे, हमारे अंदर निहित है। जस्टिस वॉज गाइडेड बाई धर्म। हम आपको पता है कि न्याय करने का तरीका होता है धर्म। धर्म का मतलब यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई जो है मुस्लिम में देखोगे, इस्लाम में देखोगे तो धर्म कुछ और बताया जाएगा, दीन जिसको कहते हैं, ठीक है। और हर जगह धर्म की अलग अलग मीनिंग है। कुछ लोग जो है धर्म के आधार पे लोगों को गुमराह करते हैं, कुछ लोग जो है काफिर का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ लोग जो है गलत पथ जो है दिखलाते हैं, ठीक है। धर्म तो धर्म जो है उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। जैसे धर्म जो है वो है क्या चीज़, तो धर्म जो है उसकी कई सारी व्याख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन धर्म आप सीधा समझ लीजिए कि धर्म एक प्रकार का जो है पाथ है, यानी कि जो मार्ग है, ठीक है, जिस पे आपको चलना चाहिए, जो धर्म का मार्ग हो। अब सवाल ये है कि धर्म का मार्ग होता कौन सा है। धर्म का मार्ग वो मार्ग है जो अगर देखा जाए
तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म का मतलब है जो सबके कल्याण की बात हो, सबके जो है इंटरेस्ट की बात हो, सब जो है मतलब जो न्याय है, न्याय संगत आप बात करें, वही धर्म है। वो जो है किसी पक्षपात के जो है उसमें ना जाए, मतलब आप जो है किसी बायसनेस को ना सपोर्ट करते हो, आप जो न्याय संगत बात है, जो तर्क संगत बात है, आप उसकी ही व्याख्या करें, ठीक है। तो वही जो है धर्म है। और धर्म एक प्रकार से ये जो है वो क्रिमिनल की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से जो है क्राइम कर रहा है, फिर जो है उसकी इंटेंशन के आधार पे धर्म जो है, मतलब ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो है, कुछ व्यक्तियों का धर्म ये होता है, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है धर्म पढ़ाना, मेरा काम है कि मैं ईमानदारी करूँ अपने प्रोफेशन के साथ। यानी कि जो भी आप करते हो, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग एट करेंट प्रेजेंट, डू विद 100%। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है ईमानदारी से पूरी 100% क्षमता के साथ जो है अपना धर्म को निभाएं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने धर्म को निभाएं। यानी कि जो है हर व्यक्ति का एक अपना अपना धर्म होता है। चाहे आप वेस्ट में जब आप देखोगे उठा करके, तो वेस्ट में भी जो है यही चीज़ें जो है बताई गई हैं। चाहे आप अरिस्टोटल या जो है प्लेटो, ये सब जो है धर्म की इस प्रकार से व्याख्या, मतलब हर व्यक्ति जो है वो अपने धर्म से बंधा हुआ है, ठीक है। अपना जो भी काम करता है उसको धर्म का कार्य करना चाहिए। मौर्य और गुप्ता पीरियड में आपने देखा कि जो है तमाम तरीके के पद विवका, चीफ जज जिनको कहा जाता था, ठीक है। फिर विलेज पंचायत, गिल्ड, कोर्ट वगैरह जो है बनने लगी, ठीक है। कम्युनिटी डिस्प्यूट जो है उसमें सॉल्व होते थे। मेडिवल इंडिया में आया, अब दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में आपने देखा इस्लामिक लॉ, सरिया से जो है काजी जज कहलाते थे, और जो है कोई लीगल ओपिनियन जो है मुफ्ती के द्वारा देखी जाती थी, फतवा जारी किया जाता था, ठीक है। और तो कोई लीगल ओपिनियन जो है उसको जो है फतवा कहते थे, ठीक है। कोई और सरिया कानून चलता था। इम्पीरियल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान जो होल्ड करता था। लोकल विलेज पंचायत जो है वो भी कंटिन्यू करती थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कैसे जो है हमारे देश में चल रहा है न्याय। और दरअसल न्याय जो है, ये जो सिस्टम है पूरा, ये दरअसल बहुत पुराना है। आप जो है कोई नया नहीं, भारत में बहुत पुराने से जो है अर्थशास्त्र देखा जाए, ठीक है, और जो है आप मनुस्मृति देखें, ठीक है, तो बहुत पुराना हमारे यहाँ पे सिस्टम है, किस प्रकार से न्याय करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत पुराने से जो है बताई गई हैं, बहुत पुराने से हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिससे जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है इस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिडिक्शन जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि ऑपरेशन हुई 1774 से। इंडियन हाई कोर्ट जो है एक्ट आया 1861 में, जिसने हाई कोर्ट जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है बनाई और रिप्लेस कर दिया जो अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट थी और सदर अदालतें थीं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में बनती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनती है। कॉलोनियल लीगेसी जो है वो कंटिन्यू रहती है, जैसे कि आपको पता है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जिसमें से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल करके मैं आपको बता दूं तो आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। तो ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए। और कॉलोनियल लीगेसी खत्म हो चुकी है, माइंडसेट भले हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपने देखा कि आर्टिकल 124 जो है वो कहता है कि फेडरल कोर्ट होगी और जो है उसका जुरिडिक्शन जो है वो होगा, ठीक है। हमारे देश में जो फेडरल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो 1950 में बन के आई और ये इंडिपेंडेंट यूनिफाइड जुडिशरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों माना जाता है कि हमारे देश की जो है गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका दोस्तों अधिकारों का अगर आपका हनन होता है या जो है तो उसके तहत जो है आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो डायरेक्टली। और कोई भी चीज़ को जो है गलत अगर समाज में हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता है। और ये एक इंडिपेंडेंट जो है यूनिफाइड जुडिशरी है जो अपने आप को जो है समय समय पे तैयार करती आई है। ये कोई इंस्टीट्यूशन एक दिन में नहीं इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश होने में समय लगता है और उसमें कुछ रीति कुछ रिवाज बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ रीतियाँ हैं, कुछ कस्टम्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बनती हैं, कोई इंस्टीट्यूशन एक दिन में नहीं इस्टेब्लिश होता है, उसकी कुछ कस्टम्स वो एक दिन में नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्चुअल बेसिस क्या है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का? दोस्तों रूल ऑफ लॉ है एबी डाइसी। अब मैं ज़्यादा देखिए जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उसका मतलब है कि मैं पहले पढ़ा के आया हूँ और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। और जब मैंने आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो बार बार क्या डिस्कस किए फ़ायदा है, आप पिछले लेक्चर देखो ना तो गलती तो आपकी है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो जो है हमारा देश में जो है लागू है, ठीक है। यानी कि जो है हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसका मेन पर्पज़ है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये भी नहीं है कि जो है सिर्फ रूल ही का मतलब लॉ का ही चलेगा, इसका मतलब ये भी है कि जो है
हम फेयरनेस भी चेक करेंगे, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेनका गांधी केस ऑफ द 1980। आगे दोस्तों बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन हमारी केशवानंद भारती केस में निकल के आई थी, ठीक है। तो उसके तहत जो है हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू भी होता है केशवानंद भारती केस से। और इंदिरा नेहरू जो है राजनारायण का जो केस के नाम से आपने देखा कि जो है उसमें ये केस मैंने आपको पढ़ाया था। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था ये बताओ, कब मैंने आपको पढ़ाया था? जब इमरजेंसी वाला पढ़ा रहा था। तो इंदिरा नेहरू जो है गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था 1975 का, रायबरेली से केस था, ठीक है। और ये मैं आपको फंडामेंटल राइट में भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, जब आपकी जो है इमरजेंसी से जो है पढ़ा रहा था। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स सर्विस कंडीशन है और रिमूव उसको सिर्फ जो है पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। और हमारे देश में दोस्तों आज तक जो है इम्पीचमेंट वो किसी भी जो है जल्दी हुआ ही नहीं है, ठीक है। और पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है ज़रूरी होता है किसी भी जो है कानून, किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मतलब न्याय जब करता है तो उसमें पब्लिक कई बार जो है तारीफ़ भी करती है, कई बार जो है क्रिटिसाइज़ भी करती है। मोस्टली जो है तारीफ़ ही की जाती है, लेकिन जैसे सबरीमाला केस जैसे ले लो, ट्रिपल तलाक का केस ले लो, या फिर नवतेज सिंह जौहर का केस ले लो, या जो है इस प्रकार के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है इसको सुनने को हमेशा मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन समाज जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ठीक है। प्रोग्रेस हमें करनी पड़ेगी। हमें जो है हम महिलाओं को जो है सबरीमाला में अंदर नहीं घुसे सकते हैं, हम नहीं, सबरीमाला में हम ईमानदार न्याय करेंगे। वो किसी धर्म की इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो, वो मामला भी पेंडिंग में है। ट्रिपल तलाक तो लोग इसमें जो है बहक जाते हैं कि जो है ऐसा कैसे, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट कौन होता है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जो है इंटरफेयर करने वाला, हम सेकुलरिज्म कंट्री हैं वगैरह वगैरह जो है। लेकिन उनसे भी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि साइंटिफिक जो चेतना है, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, वो जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में जो है निहित है, ठीक है। तो उस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोस्तों जो है वो एक्सपेंशन की बात करता है, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो जस्टिस का हमारे देश में जो है बहुत बड़ा स्कोप है। फ्री लीगल एड आपको मिलती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे देश में हैं जो आपको जो है मदद करते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, और बहुत डिटेल में बताए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज मैं बस सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, आप उतना समझ लो। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब ये होता है कि हमारे आर्टिकल नंबर 21 में है, यानी कि आपकी जो है लाइफ से डिप्राइव जो है, वंचित या पर्सनल लिबर्टी से आपको वंचित तभी किया जा सकता है जब किसी कानून के द्वारा किया जा सकता है। और ये कानून का अगर प्रोसेस सही है, सही तरीके से जो अगर कानून बना है तो उस पर जो है कोई चैलेंज नहीं होगा। ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जबकि पहले AK गोपालन केस में ये कहा था कि जो है मतलब ये बाद में जो है जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 21 में, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो US का कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिसमें मतलब ये है कि हम सिर्फ लॉ का प्रोसीजर नहीं चेक करेंगे बल्कि उसका फेयरनेस, आर्बिट्रेरिटी तो नहीं है, उसका कंटेंट भी चेक करेंगे, तो US के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया की पोजीशन दोस्तों दोनों प्रकार के मान लेती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर देता है कि सब ठीक है, सब चंगा सी। जैसे RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। मेनका गांधी के केस में दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उभर के आ गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है आर्टिकल जो 14, 19 और 21 है ना, ये दरअसल गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब ये जो है इनको जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मदद ले सकती है, जबकि ये है नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुकी है। प्रिंसिपल दोस्तों नेचुरल जस्टिस का क्या होता है? तो नेचुरल जस्टिस का दोस्तों प्रिंसिपल जो है मैंने आपको पढ़ाया था जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने केस में जो है जज नहीं बन सकता है, ठीक है। जब मैंने आपको जो है शायद कौन सा आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल शायद 20 पढ़ाया था ना, उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जो है कोई व्यक्ति अपने केस में जो है जज नहीं बन सकता है, लेकिन जज जो दोस्तों है वो खुद ही अपने केस में जज बन जाते हैं। जैसे कोलेजियम सिस्टम है क्या, हम ही अपने में से जो है चूज़ करके एक जज को जो है चुन लेते हैं। लेकिन क्या ये कहना जो है सत्य है कि जज जो है मतलब अपने से चूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब वो अपने केस में जज बन जाते हैं? तो इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि जब जज की भूमिका में होते हैं तो जज अपने केस का जो है निर्णय नहीं करता है, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जो कि आप एथिक्स में भी पढ़ाऊंगा आपको।
ठीक है। तो हितों का संघर्ष आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको लिख के दे देता है कि सर मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनसे पूछते नहीं है कि आप क्यों नहीं ले पाओगे। उसके पीछे वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बात रही होगी कि उन्हीं का केस होगा या उनके किसी परिजन का या किसी पड़ोसी वड़ोसी का केस होगा, तो उसको इसलिए नहीं ले रहे हैं। या कई बार जो है इस प्रकार की भी चीज़ें आती हैं कि मतलब जो है जज बार बार थक चुका है एक ही प्रकार के। जैसे अभी मैं आपको मास्टर ऑफ द रोस्टर भी पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें ये हैं। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न, ये दोस्तों लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं, ठीक है। ला में चलते हैं, आप इतना बात समझ लो। हियर द अदर साइड आल्सो, दोस्तों हमें से जो है बहुत से लोगों को ये बात सीखनी चाहिए। अक्सर हम जो है एक पक्ष सुन करके जो है डिसीजन ले लेते हैं कि ये सही है ये गलत है, बस। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो सिर्फ एक पक्ष जानता है, वो सिर्फ सच जानता है, और सच और झूठ के बीच में एक जो पतली सी बारीकी सी जो लाइन होती है उसको नहीं देखता है। रीजन्ड डिसीजंस, यानी कि जो डिसीजन लिए जाएँ वो दोस्तों जो है किसी आर्बिट्रेरीनेस को जो है रोकने के लिए लिए जाएँ, इस ठीक है, रीजन तर्क से। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी रिजिड ना हो, ठीक है। और जो है जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे अंडर आर्टिकल 22, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रखी जाए ऐसा ना हो कि जो है बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया। जैसे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है काफ़ी रिजिड बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन अब उसको जो है बाद में, जैसे मैं आपको बताऊं कि CGI हमारे जो है समय जो जो अभी BR गवई जी हैं, इनसे पहले जो है हमारे ऑनरेबल CGI जो है DY चंद्रचूड़ जी थे, DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो उनके जो है उनके पिताजी जो थे, उन्होंने जो है जो डिसीजन लिए थे, अभी मैं बताऊंगा कौन सा डिसीजन लिया था, उसको जो है बदलने का काम जो है CGI DY चंद्रचूड़ जी ने किया था, ठीक है। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा डिसीजन था, और मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ इसलिए बोलने से बच रहा हूँ। याद आएगा बता दूंगा। जुडिशियल स्ट्रक्चर दोस्तों जो है हमारे देश का पहले देख लीजिए। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट होती हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे देश में कानून बनाने के, मैंने आपको कल ही वाले लेक्चर में बताया था कि 3 तरीके होते हैं, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, एक जो है पार्लियामेंट के द्वारा, और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ भी बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों, कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बोले के जितने भी बातें होती हैं वो खुद जो है अपने आप में एक लॉ तरीके से काम करती हैं। दूसरी चीज़, वो जो है अपने नीचे अगर जितने भी कोर्ट हैं वो अगर जो है उसकी बात नहीं मानते हैं तो वो जो है मतलब उनको माननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की बात। दूसरी चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बात ना मानने वालों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जो है दंडित भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 129, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आर्टिकल 141 कहता है कि जितने भी लॉ डिक्लेयर बाई सुप्रीम कोर्ट हैं वो सब जो है बाइंडिंग होंगे सारी कोर्ट पे। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है आर्टिकल 130 में है, सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। दोस्तों प्रिंसिपल जो सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो न्यू दिल्ली ही रहती है, लेकिन CGI अगर चाहे, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब जो है CGI से अप्रूवल, मतलब CGI और प्रेसिडेंट के मिली भगत से जो है अगर चाहें तो जो है अदर जगह भी ये सीट बन सकती है। लेकिन दोस्तों अक्सर ये एक विवाद का मुद्दा रहता है, एक डिबेट का टॉपिक रहता है कि क्या ये होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। CGI ये सोचते हैं कि अगर हमने और भी बॉडी बना दी साउथ और नॉर्थ में तो इससे हमारी पावर चली जाएगी, जबकि इससे जो है और भी जो केसेस होते हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचने लगें। मेन पावर अपने पास रख लो CGI। तो ये एक विवाद का मुद्दा, एक डिबेट का मुद्दा बना रहता है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली बनी रहती है और लोगों को न्याय लेने के लिए न्यू दिल्ली भटकना पड़ता है। हालांकि हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो, बात अलग है, लेकिन हाई कोर्ट जाना ये आपका फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट चाहे तो जो है आपका ले, चाहे तो आपका ना ले सल्यूशन करने के लिए, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है 32 के तरीके से, वो प्रिविलेज है हाई कोर्ट की फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, समझ रहे हो? हाँ, आगे बढ़ो। डिमांड फॉर रीजनल, तो दोस्तों डिमांड हमेशा जो है उठती रही है। जैसे मैं आपको लॉ कमीशन की जो है रिपोर्ट 95, 125, 229 अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगी कि जो है और भी बॉडी बननी चाहिए, और भी बेंचें बननी चाहिए दिल्ली के अलावा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, ताकि जो है और अच्छे से काम हो सके, लोगों को एक्सेस जस्टिस का हो सके। तो दोस्तों रीजनल बेंच के पक्ष में दोस्तों ये कह सकते हो कि एक्सेस जस्टिस का हो जाएगा, जोग्राफिकल इक्विटी हो जाएगी। और ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक शब्द थोड़ा सा यहाँ पे सिखा दूँ, और क्योंकि ये मुझसे एक बार लाइव स्ट्रीमिंग में किसी ने पूछा था
और मुझे याद है, ठीक है। तो इक्विटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? इक्वालिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो पर्सन है वो जैसे भी हो, हम उनके साथ इक्वालिटी का भाव रखेंगे। मतलब कोई अगर मान लो नीचे स्तर पे है, कोई ऊपर स्तर पे है, हम सबके साथ इक्वालिटी करेंगे। जैसे मान लो अब अच्छे स्कूल में पढ़े हो, एक अच्छे स्कूल में, एक बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, हम दोनों के साथ इक्वालिटी करेंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जब रिजर्वेशन दिया जाता है वो उन लोगों को समान लेवल पे लाने के लिए किया जाता है, ताकि जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा उसको कुछ ऐसा एडवांटेज दे दिया जाए जिससे वो जो है एक लेवल पे आ जाए, फिर इक्वलिटी को स्थापित किया जाए। तो इक्विटी का मतलब होता है जो पहले बराबरी पे लाना, ठीक है, वो इक्विटी होती है। यानी कि जो बराबरी पे नहीं है पहले उनको बराबरी पे लाओ। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वलिटी आप सबके साथ कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, जैसे भी हों, इक्वलिटी आप करोगे, आपको सिर्फ इक्वलिटी से मतलब है। और ज़्यादातर ये आर्गूमेंट जो है जो उच्च जाति के लोग होते हैं, यहाँ पे जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वही देते हैं, क्योंकि उनके पास है, ठीक है, बस ये है। तो जो पेंडेंसी है वो दोस्तों कम हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के और जो है बन जाते हैं ब्रांचें। परसेप्शन और इंक्लूजन जो है हो जाएगा, ज़्यादा इंक्लूजन हो जाएगा, डिलीवरी सिस्टम सुधर जाएगा। चैलेंज दोस्तों क्या है? चैलेंज भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि मूर्ख होता है वो जो सिर्फ सत्य जानता है, सत्य और बीच के झूठ के फ़र्क को नहीं जानता है। तो अब थोड़ा सा चैलेंज इसका देख लेते हैं। तो चैलेंज दोस्तों ये है कि जो है जो है मल्टीपल परमानेंट जब ब्रांचें हो जाएंगी तो इससे जो है एक डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन जो है ला का हो सकता है। जैसे पता चला ईस्ट वाली कुछ कह रही है, वेस्ट वाली कुछ कह रही है, साउथ वाली कुछ कह रही है, नॉर्थ वाली कुछ कह रही है, तो ये एक प्रकार का डाइवर्जेंट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट भी बढ़ेगी, जाकर के कोर्ट की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनाना पड़ेगा, वैसे भी जजेस की कमी बहुत है। आपने कभी सोचा जजेस की कमी क्यों है? वो दोस्तों इसलिए है ताकि जो ये कबड्डी खेलने वाले नेता नहीं होते हैं, ये ज़िंदगी भर कबड्डी खेलते रहें और बचते रहें कानून के जाल से, और गुंडाइती राज चलता रहे। 46% पार्लियामेंट में जो है बैठे हुए हैं, सर्च कर लीजिएगा। मैं पॉलिटिक्स से ऊपर हूँ, इसलिए फालतू की बकैती कमेंट में ना करें। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियनशिप। जुडिशरी दोस्तों हिस्टोरिकल बीन काशियस अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट कुड एल्यूड दैट सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों एक खतरा ये भी बना रहता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सोचते हैं कि हायर पावर को जो है दे दोगे। प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन एंड जुडिक्शनलिटी क्लैरिटी। मल्टीपल अगर ब्रांचेस बन जाएंगी तो दोस्तों एक प्रकार से जो है मतलब जो मैनेजमेंट होगा उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, ठीक है। और एक प्रकार से जो है लोगों के बीच जो है मतलब परसेप्शन भी बन सकता है कि जो है मतलब वहाँ असली है, ये नकली है, वो असली है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में जान लीजिए, जिसको हम सीसेशनल बेंच प्रपोजल भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील? एस्टैब्लिश एन इंटरमीडिएट कैसेट टियर और परमानेंट रीजनल कैसेशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर द मेजॉरिटी ऑफ फाइनल अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट while reserving the Supreme Court constitutional bench for constitutional question and the issues of the national importance। ऐसा दोस्तों एक प्रपोजल है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एक बनाई जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए सिर्फ वो जो है केस ले जाएं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, या जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, और एक बीच में इसे इंटरमीडिएटरी जो है बेंच बना दीजिए। जो हाई कोर्ट के बाद डिसीजन कहाँ जाता है, केस कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो नीचे रहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्ट नीचे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में, जहाँ पे जो है उसको सुना जाएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट मैटर रह जाए, ये चीज़ है। इसके भी प्रॉज कॉन्स देख सकते हो। जैसे जो है फ़ायदा इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग कम होगा, इम्प्रूव हो जाएगी केस की डिस्पोजल टाइम, और रीजनल एक्सेस हो जाएगा लोगों को, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रैग्मेटिक बैलेंस वे। तो प्रैग्मेटिक बैलेंस वे क्या है? प्रैग्मेटिक बैलेंस वे ये है कि जो है जुडिशियल स्क्रीनिंग जो है, ये क्या मैं उठा लाया, अच्छा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील था। कंपेरेटिव प्रैक्टिकल कांस्टेंट इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में जो है क्या जो है, अच्छा इसके जहाँ ये चीज़ देख लीजिए कि इससे जो है हम ये बना सकते हैं कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को जो है अपना लें, ठीक है, एआई का उपयोग कर लें, ठीक है, केस मैनेजमेंट में, और जो है जो डेटा मैनेजमेंट का काम होता है उसमें जो है एआई को इम्प्रूव कर लें।
हालांकि ये जैसे अभी मैं हाल ही में सुन रहा था किसी कोर्ट ने जो है, शायद कर्नाटक के हाई कोर्ट है क्या, किसी कोर्ट ने जो है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसने जो है एआई से जो है हियरिंग चालू कर दी है, एआई से बयान दर्ज होंगे। ठीक है, तो एआई से बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में जो है मैं आपको बताऊं तो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कहीं और पे बैठने के लिए जो है इंडिया में तो जो है सो चीफ जस्टिस के साथ रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को लेनी पड़ेगी अप्रूवल के लिए। यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों यूएस में सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सरसाइज लार्जली दोस्तों डिस्क्रिशनरी पावर को करता है। ठीक है, उसके पास जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जो कि मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, कई लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 2009 में ही आई है। ठीक है, वो सिलेक्ट केसेस जो है करती है ग्रेटेस्ट लीगल या पब्लिक इंपॉर्टेंस के, एंड हैज़ अ रिलेटिवली लिमिटेड एंड फोकस्ड केस लोड रहता है। ठीक है, तो सब यूके का ये सिंपल तरीका है। इंडिया का क्या रहता है, तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो है उसका ब्रॉडर ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, ब्रॉडर ज्यूरिडिक्शन। यूएस के केस में मैंने क्या बताया, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा होती है जज के पास, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चलते हैं ना, कंटेंट चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में वो सिर्फ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले केस जो है उठाते हैं, लिमिटेड और फोकस्ड है, क्योंकि अभी जस्ट पैदा हुई है। इंडिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, बहुत तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ताकत है। जैसे वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट लेती है 131 के तहत। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन जो अपील होती हैं, चाहे वो स्टैचुटरी अपील हो, वो सब यहीं पे ली जाती हैं। वाइड डिस्क्रिशनरी रिव्यू है, बहुत ज़्यादा रिव्यू की ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है प्रेसिडेंट के लिए 143। रिट ज्यूरिडिक्शन भी है 5 प्रकार की आर्टिकल 32 के तहत। तो ये दोस्तों जो है बड़ी बात है कि जो है हमारे देश में बहुत चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इंडिया का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो दोस्तों सिर्फ जो है स्पेसिफाइड डिस्प्यूट्स प्राइमरली, जैसे यूनियन और स्टेट के हो गए, बता ही चुका हूँ। ठीक है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये सब हमारे देश में है। जबकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कोई एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है स्टेट जुडिशरीज के ऊपर, क्योंकि यूएस में ना फेडरल स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए जो है वहाँ पे अपनी अलग अलग जो है हर स्टेट की होती हैं और इतना कंट्रोल नहीं होता है स्टेट के ऊपर। अब दोस्तों कोर्ट का ज़रा सिस्टम समझ लीजिए इंडिया का। ये सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो है इधर आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में दोस्तों ये आते हैं ट्राइब्यूनल, जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, या स्पेशल पर्पज़ कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आते हैं। स्टेट के लेवल पे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के भी जो है 3 पार्ट कर लीजिए, जैसे जो है एक आता है रेवेन्यू कोर्ट, एक आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है वो भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक होता है सब कोर्ट। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, अरे आपने वो नहीं सुना होगा, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप का। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जब आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते होगे वही मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर क्या 3 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है मैं बताऊं तो जो है कई प्रकार के जो है न्यायालय और आते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जुडिशियल, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका आता है ग्राम न्यायालय। ठीक है, और जो है न्याय पंचायत, ये रूरल एरिया पे। ठीक है, रूरल लेवल पे आपके न्याय पंचायत और जो है ग्राम न्यायालय आते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कोर्ट का कुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो अभी जो है मैं बताना भूल गया आपको, हमारा दोस्तों एक जो है मैं आपको बता दूं तो हमारा जो है इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग। दोस्तों पीडब्ल्यू से अगर पढ़ाई करना चाहते हो कूपन कोड लगा करके आप जो है बैच परचेज कर सकते हो पीडब्ल्यू से 6393 AEIE। ये दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हो सकता है जब आप लेक्चर देख रहे हो कूपन कोड बदल चुका हो। दोस्तों ओसवाल की बुक्स का रिव्यू हमने अपने चैनल पे कर रखा है, खासकर ये NCERT जो 6 से लेकर 12th एक ही बुक में कंपाइलेशन आता है, तो इनको जो है आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये PPT चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो चैनल है ना, इसकी दोस्तों एक मेम्बरशिप होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो है इसमें पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो बेटा सिर्फ ऐसे जो है हर व्यक्ति का टीचर पढ़ाएगा तो कैसे काम बनेगा, आप जो है समझते हो, और बहुत बड़ी फीस नहीं है, 149 रुपये है।
बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, 149 से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 149 की 90 डे की सब्सक्रिप्शन है। आप IAS से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो, एनी डाउट्स। करंट अफेयर आपको मिलेंगी, डेली न्यूज़पेपर मिलेंगे, PSI ऑप्शनल की गाइडेंस दे सकता हूँ, टारगेट मतलब जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। तो 149 में जो है आप हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों एग्जीक्यूटिव कोर्ट और जुडिशियल जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देख लेते हैं, तो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देख लेते हैं। दोस्तों एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे DM हो गया, ठीक है। तो DM दोस्तों जो है ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, ठीक है। तो DM के नीचे दोस्तों होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जो DM होता है, DM के नीचे दोस्तों सब डिवीज़न लेवल पे और होते हैं, जैसे एडिशनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको हम ASDM कहते हैं। और उसके फिर जो है उसी के जो है पैरेलल में होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उसके पैरेलल में होते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये दोस्तों जो है DM के नीचे अंडर इतने लोग आते हैं। बड़े बड़े जो ज़िले होते हैं वहाँ पे इसी ज़रूरत पड़ती है, हालांकि कहीं कहीं पे इसे काम चल जाता है, ठीक है। जितना बड़ा ज़िला होगा उतना ही ज़्यादा फैला रहेगा। या मान लो कोई ट्रेनी है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है तो बना दिए जाते हैं इसे ट्रेनिंग के लिए। जुडिशरी में दोस्तों जो है हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू कोर्ट का दोस्तों ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे होता है कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कोर्ट ऑफ कमिश्नर के नीचे होता है कलेक्टर की कोर्ट, और कलेक्टर की कोर्ट के नीचे जो है होती है तहसीलदार की कोर्ट, और तहसीलदार की कोर्ट के नीचे होती है असिस्टेंट तहसीलदार कोर्ट, और उसके हेड जो है उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन होगा, कोर्ट ऑफ द कमिश्नर का एडिशनल कमिश्नर, डिविजनल रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर की कोर्ट का एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कलेक्टर भी हो सकता है। ये दोस्तों जैसा एरिया होता है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे कानपुर नगर महानगर है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी मशीनरी चाहिए होती है, ठीक है, तो इसीलिए। अब दोस्तों जजेस की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो 124 से दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होती है, और इसमें जो है कंपोजिशन, उसका क्वालिफिकेशन, जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस का क्वालिफिकेशन तो दोस्तों 124 क्लास 3 में है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, रिमूवल प्रोसीजर। अच्छा देखो, जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ तो सामने देखो लिखा हुआ आर्टिकल है, हर बार मैं आर्टिकल नहीं बोल पाऊँगा। PPT ले लो, आराम से उसमें पढ़ लो। 127 में दोस्तों जो है परमिट दी जाती है कि आप चाहो तो जो है एडहॉक जजेस को भी जो है अपॉइंट कर सकते हो जब कोरम अब्सेंट हो, ठीक है। जैसे मान लो CJI का चाहे तो जो है हाई कोर्ट के जजेस को जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट पे बुला सकता है, परमिट दे सकता है, ठीक है। ये टेम्परेरी होते हैं एडहॉक जजेस। आर्टिकल 128 दोस्तों परमिट करता है CJI को कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिटायर्ड जो है SC जज को कि वो जो है कोर्ट में बैठे आकर के। थर्ड शेड्यूल दोस्तों प्रिस्क्राइब करता है ओथ और फॉर्मेशन वगैरह SC के जज को। दोस्तों 124 क्लास 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करता है एलिजिबिलिटी का, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और जुडिशियल या लीगल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जैसे जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। दोस्तों मैं क्या स्टार्ट कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, बार बार मत नहीं बताऊँगा। जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, 5 साल रहा हो, या एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, ठीक है, 10 साल कम से कम, और या तो प्रेसिडेंट के उसमें ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश्ड जो है जूरिस्ट हो, ठीक है। तो मिनिमम एज कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है ये जो है आज तक इन्वोक हो ही नहीं पाया, क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब प्रेसिडेंट तो ऐसे चाहे तो जिसको बना दे, लेकिन ये हो ही नहीं पाया क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम चलता है ना, इसीलिए। और कॉलेजियम के रिकमेंडेशन से ही बनता है, जज को जो है शपथ लेनी पड़ती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है तो दोस्तों ये जो है इसमें ये होता है कि जो है इसमें प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेंसल जो है ले करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से ले करके नए जज का जो है पद का जो है वो मतलब जो है सिलेक्शन करते हैं, मतलब जो है पद के बारे में, मतलब जो है कोई नया जज जब आता है ना, जैसे मान लो CJI एक गया तो दूसरा कौन आएगा, तो इसका चुनाव कैसे होगा, इसका जो है कैसे मतलब जो है डिसाइड होगा। ये जो है जजेस ही जो है एक नाम लिख के भेजते हैं और उसको जो है अपॉइंट करना पड़ता है, नाम ना पसंद आया तो दूसरा भेजेंगे, लेकिन कॉलेजियम से ही होता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रथा जो है आई, एकदम तो आ नहीं गई, इवाल्व हुई है, देखिए कैसे हुई। आज से दोस्तों 1.5 साल पहले मैंने ये लेक्चर लिया था इस पर। जैसे फर्स्ट जज केस था SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें दोस्तों कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव प्राइमरी प्रिवेल्स इन अपार्टमेंट
CGI ओपिनियन जो है वो बाइंड नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, CGI का ओपिनियन बाइंड नहीं है। सेकंड जज केस हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 1993 का केस है। इसमें फर्स्ट जज केस को ओवर रूल कर दिया और कह दिया CGI का ओपिनियन ज़रूरी है। इस्टेब्लिश हो गया यहाँ से कॉलेजियम सिस्टम, जिसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट जब होगा किसी जज का तो CGI और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का जो है ज़रूरी होगा ओपिनियन। और हाई कोर्ट में जो है CGI प्लस जो है 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड द सीनियर जज। जुडिशल इंडिपेंडेंस दोस्तों डिक्लेयर हो गई पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो है वो जुडिशरी अपने डिसीजन स्वयं से लेगी और तभी जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह पाएगी, यानी कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में आ गया। वाह मोदी जी वाह, नहीं वाह जुडिशरी वाह। थर्ड जज केस में दोस्तों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया 1998 का। इसमें कॉलेजियम को जो है बढ़ा दिया गया, कह दिया गया कि CGI और 4 सीनियर मोस्ट SC के जज होंगे जो SC के अपॉइंटमेंट करेंगे, नाम लिख के देंगे, ठीक है, करेगा तो प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के लिए जो है कह दिया गया कि CGI और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, और कंसल्टेशन जो है प्रैक्टिस में बड़ा हो गया अब। ये दोस्तों इस पर क्वेश्चन पूछा है 2025 ही में UPSC ने, मैं आपको बता दूं मेंस में पूछा है, मेंस में। समझ रहे हो बालक? अमेरिका से तुलना करके पूछी है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े नहीं होगे पढ़ोगे कहाँ से, क्योंकि 19 लेक्चर चल रहा है। और अगर एक लेक्चर से देखे होते तो अब लोग महारथी बन चुके होते पॉलिटी के। इसलिए कह रहा हूँ ये अदर चैनल नहीं है, अगर दिन ठीक हो तो जो है उसको देख लो जाकर पहले लेक्चर से, तब इस पे आओ अदरवाइज़ फिर यही करोगे ताकतें रहते। तो कॉलेजियम जो है वो 4 मोस्ट सीनियर जज थे, हाँ चलो बन गया। अब दोस्तों क्या होता है कि सरकार चाहती है कि यार ताकत अपने हाथों में ली जाए, खासकर अभी जैसे यशवंत सिन्हा जो थे जिनके घर पे जो है पैसा खूब मिला, तो उसके बाद जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, वो तो काफ़ी जो है गरजे राज्यसभा में कि जो है जज का जो है कुछ करना चाहिए, जज का अपॉइंटमेंट जो है सरकार को करना चाहिए वगैरह वगैरह तो जो है उसीलिए वो हट भी गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसीलिए हट गए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि किरण रिजिजू जी जो है वो पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी जो है जुडिशरी के ऊपर बहुत कटाक्ष करते थे, थोड़े दिन बाद वो भी पता चला हट गए। और वाइस प्रेसिडेंट भी जो है यही करते थे हमारे जगदीप धनखड़, वो भी हट गए। ऐसा आप मान सकते हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो NJAC जो है सरकार बिल लेकर आई, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014-15 में लेकर आई। इस पर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है 99 अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 99 अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया NJAC एक्ट। इसने क्या किया, इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जिसमें एक CGI होंगे, 2 सीनियर SC के जज होंगे, 1 लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, यानी कि पासा 3-3 का है, 3 सरकार के 3 जज के केस में। अब यहाँ पे जो CGI थे उनका मानना ये था कि यार एक काम करो चाचा, जो कास्टिंग वोट है ना, जो डिसाइडिंग वोट है, इसमें 7 पद कर लो 7 कर लो, मतलब या ऐसा कुछ रखो पॉइंट जिससे जो है एक डिसाइड हो जाए। ऐसे मान लो दोनों लोग बराबर ही हो गया 3-3, तो फिर कैसे खेल बनेगा। लेकिन ये कुछ उन्होंने माना नहीं, तो जो है अल्टीमेटली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, किसी की गुलाम नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, और ये मामला स्टेक डाउन हो गया और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रही क्योंकि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा चमक रहा है, कॉलेजियम सिस्टम रिस्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है NJAC के बाद एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लाया गया जो एक प्रकार का मैनुअल था, किस लिए, कॉलेजियम के लिए। ये सब फ्रेम हुआ था 1999 में, ठीक है, और रिवीजन इसका 2016 में हुआ। ये क्या था मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इसका मतलब ये था कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। जैसे जज का जो है नया कोई जज आएगा तो कुछ तो प्रभु माने लो हमारी बात, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पब्लिश कर दिया कॉलेजियम रेजोल्यूशन 2017, ठीक है, पार्शियल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब जो जैसे जुडिशरी जो है अगर देखा जाए तो वो जजेस के एसेट जो होते हैं उन्हें भी अब दिखाती है, तो अब बहुत काफ़ी जो है मतलब हो चुका है सही। तो कॉलेजियम सिस्टम के प्लस नुकसान आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप जो आराम से पढ़ लो ये बैठ करके, ठीक है। नुकसान देख लो, फ़ायदे तो बता ही चुका हूँ। नुकसान ये है कि जो है इससे जज अपने आप में मतलब ऐसा लोग सरकास्टिकली कहते हैं कि जो है चोर का ही चुनाव करता है, अपना ही निर्णय स्वयं करता है, जबकि ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जो है
नेपोटिज्म चलता है, ठीक है, और कुछ ही कास्ट का जो है वहाँ पर डोमिनेंस चलता है, ठीक है, वुमेन का उसमें नहीं होता। जैसे अभी एक ही शायद जो है सुप्रीम कोर्ट में वुमेन है, बीवी नागरत्ना, जो कि शायद 2026-27 तरह भारत की पहली CGI महिला बनेंगी। अभी BR गवई जी चल रहे हैं, इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, इससे पहले जो है NV रत्ना NV रमना थे, उससे पहले शायद जो है SA बोबड़े थे, और उससे पहले शायद जो है मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा यार, काम पे हो। हाँ, तो SC ST जो है OBC मतलब ये माइनॉरिटी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों क्या रहता है, यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन रहता है, सीनेट कंफर्म कर देती है और ट्रांसपेरेंट होता है, पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, तो वहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है 2006 से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और डाइवर्सिटी ओरिएंटेड है, और जज और लायर पर्सन वगैरह करते हैं। साउथ अफ्रीका में जो है जुडिशियल सर्विस कमीशन होती है, जजेस की और मिनिस्टर, लायर और एकेडमियंस और अपोजिशन MPs की। इंडिया में क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम। वाह बेटा जी। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हम आपको बता ही चुके हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए इसको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर दोस्तों 49 पेज का है, अभी हम 7 पेज पे हैं, ऐसे लग जाएंगे मैं 10-20 साल पढ़ाने में। मैंने आपको फिलासफी बताई थी, मेमोरेंडम प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए लाया गया जब बात नहीं बनी NJSC पे। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम दोस्तों क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो है 34 जजेस जो हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो कंटिन्यू जो है अमेंडमेंट के माध्यम से बढ़ती रहती है। जैसे आज़ादी के समय कुछ थी, आज दोस्तों 34 हो चुकी है, 2019 का शायद लास्ट अमेंडमेंट था, और ये और भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अमेंडमेंट के अनुसार जो है ये बढ़ती रहती संख्या है कॉलेज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। और फ़ायदा दोस्तों कॉलेजियम के यही है कि जो है इंडिपेंडेंस बनी रहेगी और डर नहीं होगा, ठीक है, और पॉलिटिसाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नेता चुनेंगे तो फिर लॉबिंग करेंगे, ठीक है, डिसीजन को जो है कुछ कर सकते हैं छड़खानी, पता चला अडानी अंबानी जो है पैसा फेंकें, उधर जो है डिसीजन हो जाए, बन जाएगा पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम अमेरिका की तरीके से। दोस्तों एक मूवमेंट जो है और चल रहा था, कहाँ चल रहा, मूवमेंट टुवर्ड द पब्लिक डोमेन। तो कॉलेजियम रेजोल्यूशन हो ही चुका अपलोड 2017 में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि जो है प्रोसीजर वगैरह देख लिया जाए। मई 2025 में दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव जो है वर्डन हो गया, क्योंकि इसमें जो है पब्लिश किया गया जाने लगा अब अपार्टमेंट प्रोसीजर, प्रपोजल टेबल और जजेस का एसेट डिक्लेरेशन, एसेट संपत्ति भी अब जो है आप देख सकते हो। अगस्त 2025 में जस्टिस बीबी नागरत्ना ने जो है रिपोर्ट किया। देखिए आप पहले लेक्चर की महत्ता को समझिए, आप लेवल देखिए लेक्चर का। इतना हम कहते हैं जो आप प्यारे लाल और मोहन लाल पढ़ते होगे ना बुकें, वहाँ पे भी इतना जो है नहीं कोई डिटेल में पढ़ाता होगा, इतना जो है करंट का नहीं पढ़ाता होगा जितना मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलता। लाइक ठोक दो, कमेंट ठोक दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो 2025 अगस्त का बात है, बीबी नागरत्ना जो है वो रिपोर्ट करती हैं कि फॉर्मली डिसेंटेड फ्रॉम अ कॉलेजियल रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, शी राइज्ड इश्यूज ऑफ सीनियरिटी, रीजनल इम्बैलेंस एंड द सुपरसेशन। Although she requested her dissent, he uploaded his word not officially republished. She dissented was reported in the media. This highlighted that the dissent exists within the collegium, but its reasoning remains outside the public domain. जस्टिस बीबी नागरत्ना जी ने जो है वो शायद जो है इसलिए डिसेंट उठाया होगा, क्योंकि अभी ये तो अगस्त की बात है। मैं आपको बता दूं भाई, हाल ही में जो है एक जज का जो है खाली हुआ था पद, तो उसकी जगह पे महिला को चुनना चाहिए, नहीं चुना तो जो है पुरुष ही को चुन लिया। हालांकि ये 2025 में अगस्त की बात है कि बीबी नागरत्ना जो है कॉलेजियम से सेटिस्फाई नहीं है। वो कहती हैं कि जो है इसको सुप्रीम कोर्ट पे सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये जो है नई सिस्टम होना चाहिए, ये सब उनका मानना है। और इसको हालांकि पब्लिश नहीं किया गया कभी उनका डिसेंट को। प्रणब मुखर्जी जी जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी में 3 चीज़ें होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पहला डिबेट, दूसरा डिस्कशन, तीसरा डिसेंट, असहमति। लेकिन जब चौथी चीज़ आ जाती है, चौथी क्या, डिसरप्शन, तब जो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है एक देश का वो चरमरा जाता है, ठीक है। तो ये जस्टिस बीबी नागरत्ना का है डिसेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो नॉन पब्लिक सेशन होता है प्रोसीडिंग का, ठीक है, प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं की जाती है, ठीक है। और हालांकि अब तो होने लगी है, ठीक है, कुछ होने लगी है।
और अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है, नेपोटिज्म चलता है, ये लोग आरोप लगाते हैं, डिले होता है, आर्बिट्रेरीनेस चलती है, मतलब कुछ भी जो है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, फेयरनेस नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं बन पाता है, जैसे जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ठीक है, उनका डिसेंट जो है आज तक पब्लिश ही नहीं किया गया। रिफॉर्म प्रपोजल जैसे अपनाए गए हैं, जैसे फुल कॉलेजियम रेजोल्यूशन जो है डिसेंट नोट का जो है वो पब्लिश किया जाए, ठीक है, पब्लिक को जो है क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए बनाया जाए, ठीक है, जैसे सीनियरिटी, मेरिट, डाइवर्सिटी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर बैलेंस वगैरह। एनोनिमस डेटा जो है कैंडिडेट का कंसिडर किया जाए नहीं रिलीज़ किया जाए, जैसे जो है सीनियरिटी, ईयर ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह पब्लिक को दिखाया जाए। डिसीजन डिस्क्लोजर वगैरह जो है फिक्स टाइमलाइन की जाए, मेमोरेंडम प्रोसीजर को काफ़ी टफ बनाया जाए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा लाई जाए, ठीक है। अदर जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक CJI वो 33 जज और 34 ऐसे टोटल जज होते हैं, ठीक है, ये 2019 का अमेंडमेंट था, ये बढ़ती रहती है संख्या। आर्टिकल 126 दोस्तों जो है प्रोवाइड करता है कि जो है CJI की जब पद खाली हो तो उसकी जगह पे जो है प्रेसिडेंट किसी को जो है नियुक्त कर सकते हैं, सीनियर जो भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो ये जो है प्रेसिडेंट के पास ताकत है और ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। आर्टिकल 126 एडहॉक जजेस की मैंने बात आपको पहले बता दी है। रिटायर्ड जज दोस्तों आर्टिकल 128 में कहा गया है CJI अगर चाहे तो प्रायर कंसेंट लेकर के प्रेसिडेंट की रिटायर्ड जज को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो है बैठा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ओथ जो है ऑफिस की लेनी पड़ती है 3rd शेड्यूल में, ठीक है, और जज जो है लेता है, जज को जो शपथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के CJI की। और सैलरी वगैरह जो है ये सब फिक्स किया जाता है एक्ट के द्वारा 125 से, ठीक है। अभी फ़िलहाल 2,80,000 रुपये है, अदर जज की 2.5 लाख है, CJI की है 2,80,000, ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि पूछा नहीं कभी जाता है, पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की एज है वो 65 साल। अमेरिका में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती, पहले आप ये समझ लें, जब मैंने अमेरिका पढ़ाया था तब पढ़ाया था, तो इसका मतलब क्या कभी वो रिटायर नहीं होता है। दोस्तों आप पहले एक बात समझ लें कि जज जो होते हैं ना उनमें रिटायर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, रिटायर वो नहीं होते हैं कभी भी। जज जो है वो हमेशा मतलब जो है उनमें रिटायर नहीं लगा सकते हो। ये मैंने कहीं पे अखबार की कटिंग में पढ़ा था, ये शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का शायद मामला था, इसमें रिटायर शायद लिख दिया था गलती से, तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी कर लीजिएगा। जजेस का रिमूवल कैसे होता है, तो उसके लिए जो है एक इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, जिसमें कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं। इंक्वायरी होती है, ठीक है, पूरी, उसके बाद जो है इम्पीचमेंट के माध्यम से, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये ग्राउंड इसका होता है 124 क्लास 4 और जो है 124 क्लास 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का बात कहा गया है, और 218 हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है, जिसमें जो है प्रोसीजर बताया गया कैसे इंक्वायरी शुरू होगी, और इम्पीचमेंट जो है कहा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शब्द यूज़ करता है रिमूवल, ठीक है, तो रिमूव इनको इसे किया जा सकता है। ग्राउंड रिमूवल का क्या है, तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है, और मोशन दोस्तों 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर के द्वारा साइन होना चाहिए, तब शुरू होगा काम। स्पीकर चेयरमैन चाहें तो जो है उसको एडमिट करें या चाहे तो रिजेक्ट कर दें, इनके पास स्पेशल ताकत है। याद रखिएगा, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था एग्जीक्यूटिव, तब मैंने आप नहीं लेजिस्लेचर, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पीकर के पास ये ताकत है, वो चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे 100 लोकसभा मेंबर और 50 राज्यसभा करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनती है, जिसमें वो डिपेंड इस बात पे करती है कि मामला हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है, उस हिसाब से कमेटी बनती है इंक्वायरी करने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी, फ्रेम करते हैं चार्ज, हियर करते हैं, डिफेंस करते हैं और सबमिट करते हैं रिपोर्ट। दोस्तों जुडिशरी, चूँकि मैं काफ़ी बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसमें क्या होता है कि लास्ट जो आवाज़ होती है वो उस तक को भी सुना जाता है, जब तक कोई लास्ट आवाज़ बंद ना हो जाए, समझ लो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो है, मतलब अगर कोई लास्ट व्यक्ति भी अगर कुछ कहना चाहता है उसे भी कहने का पूरा मिलता है मौका। ऐसा नहीं है कि जो है, मतलब हो सकता है कि सत्य जो है या
जो ताले की चाबी है वो आखिरी कुंजी से खुल जाए, इट इज़ मे बी पॉसिबल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, तो कमेटी जो है फाइंड करती है जज को गिल्टी है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद वोटिंग होती है, स्पेशल मेजॉरिटी से जो है पास हो जाता है, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर एम वोटिंग मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर से, उसके बाद जो रिमूवल हो जाता है। हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। इशू और कमियां दोस्तों क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आज तक ऐसा हो ही नहीं पाया, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक बात था जस्टिस बी रामास्वामी का केस, मेजॉरिटी नहीं मिली, और जजेस अक्सर जो है जब पकड़े जाते हैं तो वो पहले रिजाइन कर लेते हैं। अनडिफाइंड ग्राउंड है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत वैग्यू टर्म है, मतलब फालतू के लिख दिए, हमें तो समझ नहीं आता कैसे लिख दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे भी गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, ये भी तो सवाल है, इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से, कहीं लॉ में तो नहीं है कहीं पे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी लिखा हुआ है तो बहुत शर्म की बात है, और क्या सोच करके लिखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो ये भी जो है डिपेंड करता है, उनका भी आर्गूमेंट जब तक हम सुन नहीं लेते तब तक जो है नहीं बोल सकते हो। पॉलिटिकल बैरियर, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉस पार्टी सपोर्ट ऑफ्टन प्रिवेंट मोशन, क्रॉस पार्टी सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और रिफॉर्म यही है कि जो है ये शब्द को सही कर दिया जाए और जुडिशल कंडक्ट एक कमीशन बनाई जाए, ताकि जो कंप्लेन जो इनके खिलाफ होती हैं जजेस के खिलाफ वो जो देखी जा सकें, ठीक है, तो ये सारे सुझाव दिए जाते हैं। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस था 2025 का करप्शन का जो केस था, हालांकि अभी प्रूव नहीं हुए हैं चार्ज, ठीक है, अभी जो है उस पर मामला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अब तक अभी हम कह नहीं सकते हैं किसी के खिलाफ ऐसे बोलना, ठीक है, अभी इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, और 1998 का शायद जो है वो प्रोसीजर कुछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यशवंत वर्मा जो है अभी हाल ही में जो है पकड़े गए, मतलब उनके घर पे जो है पैसा मिला हुआ था। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो उन्होंने ऐसा किया होगा नहीं किया होगा, उसमें कई सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, पैसा उस व्यक्ति का था या नहीं था, कहाँ से पैसा आया, किस लिए पैसा आया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जो दरअसल सत्य जो है ना उसके कई सारे रंग होते हैं। 2025 का यही निबंध पूछा है यूपीएससी ने, आगे आओ। कैन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट अ मोशन, क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है मोशन को? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो चाहे तो जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे GS ढिल्लन का जो है 1970 का है, लोकसभा स्पीकर ही रिजेक्टेड इम्पीचमेंट मोशन एट द एडमिशन स्टेज। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि स्पीकर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, इनिशिएशन हो ही नहीं पाएगा। जैसे अमेरिका में आप क्या देखते हो कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जाता है कि ट्रंप ने जो है आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, ये साइन किया, वो साइन किया। जैसे जो जजेस का हो रहता है ना, तो ये मामला रहता है कि वो जो है इम्पीचमेंट मोशन जो है वो चाहे तो जो है वो इम्पीचमेंट दरअसल शब्द नहीं है, रिमूवल शब्द है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का बना हुआ है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस जो है देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो जज जो है इंडिपेंडेंट तो आई, आर्टिकल 50 भी बात करता है कि जो है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सबको अलग अलग रखा जाए। 32 से जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी अम्बेडकर। आर्टिकल 226 से आप जो है पहुंच सकते हो हाई कोर्ट। 141 जो है लॉ जितने भी डिक्लेयर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सब बाइंडिंग होते हैं ऑल द कोर्ट्स पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। या हाई कोर्ट के संदर्भ में आप जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको आप मान सकते हो। पावर जो है कंप्लीट जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है अंडर द आर्टिकल 142, जिसको जो है कई बार इन्वोक किया गया। जैसे अयोध्या जो केस था मंदिर वाला, उसमें इसको उसमें इसको यूज किया गया, उसका जजमेंट काफ़ी जो है भयंकर लिख दिया, ठीक है। तो कंप्लीट जस्टिस का प्रयोग जो है कईयों बार होता रहा है, कई लोग इसको अच्छा मानते हैं, कई लोग इसको बुरा मानते हैं। जैसे राजीव गांधी हत्याकांड में जो है मुरुगन का जो केस था उसमें भी जो है कंप्लीट जस्टिस का जो है इन्वोक किया गया था। ऐसे एक बार नहीं कईयों बार जो है सुप्रीम कोर्ट इस ताकत का प्रयोग करती आई है। जैसे अभी आर्टिकल 201 से रिलेटेड मामला था, गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड मामला था, तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेज तमिलनाडु गवर्नर, उसमें कंप्लीट जस्टिस जो है इन्वोक कर दी गई। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीचर क्या है इंडिपेंडेंस के। पहली बात तो ये कि अपॉइंटमेंट इनका
खुद ही कर लेते हैं। सिक्योरिटी है टेन्योर की, इनका जो है 65 साल उम्र होती है, कोई हटा नहीं सकता है। हाँ वो बात अलग है, सैलरी वगैरह फिक्स रहती हैं, कंटीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है, कम नहीं होगी। बैन है पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस पे, उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब हितों का संघर्ष हो सकता है। आप जो है किसी व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल फॉर्म या किसी पॉलिटिकल लीडर को जो है इसलिए फेवर कर रहे हो क्योंकि आप जो है उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन करोगे जा करके। जैसे अभी भी आप देखते हो तो एक कोई चीफ जस्टिस हैं, वो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है अक्सर फंक्शन में जो है आपको देखने को मिल जाते होंगे। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे कोई हाई कोर्ट का जज जो है वो जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, वेस्ट बंगाल का भी शायद मामला था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी का फंक्शन कर रहे हो। रिटायरमेंट के 5 साल या 10 साल तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं से भी जुड़ नहीं सकते हो। ये दंडनीय अपराध घोषित कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जो फेवरेटिज्म चलता है वो बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेटिव डिस्कशन, आपको पता है पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। और हाँ, इम्पीचमेंट में हो सकता है। 121 कहता है पावर कंटेम्प्ट की, कोई भी अगर जो है इनकी अवमानना करता है तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनको माना ही जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये पनिश कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके जजमेंट के जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है, और हेल्दी क्रिटिसाइजम होना चाहिए, लेकिन आप जज के कंडक्ट को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, जज के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप फैसले को जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन उसका हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है। आपको आर्गूमेंटेटिव बेस पे जो है आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको मानने से मना कर दो, ये नहीं है, ठीक है। पहले बात समझ लीजिए, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि तानाशाही, दरअसल आपको गुमराह करने के लिए अलग तरीके से बताया जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पहले बात समझ लो। आप काउंटर आर्गूमेंट उसका रख सकते हो, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप मानने से ही मना कर दो। तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। कोलेजियम सिस्टम मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाइंडिंग प्रेसिडेंट बता ही चुका हूँ। अब चैलेंज अच्छा चैलेंज भी बता चुका हूँ कि जो है पोस्ट रिटायरमेंट जो अपार्टमेंट हो जाते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड अभी नहीं है तो उसको हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे CGI को अक्सर जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर के लिए। अब ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या है तो अभी आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ओपेक सिस्टम है, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद चलता है। जैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है ही नहीं, और जैसे उच्च जाति जो ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी है उसके व्यक्ति ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, और ये चीज़ें हैं कि मतलब एक विशेष वर्ग का ही वहाँ पे प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो जो प्रोसीजर है, मेमोरेंडम प्रोसीजर है, उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना, हालांकि कई सुधार हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा बकैती ना करो, आगे बढ़ो। हाँ, इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट कहती है, जिसकी रिपोर्ट है 2025 की, उसने रिकमेंड किया है कि स्टैच्यूटरी क्राइटेरिया जो है होना चाहिए जुडिशियल अपार्टमेंट का, इंडिपेंडेंट जुडिशियल काउंसिल होनी चाहिए ओवरसाइट देखभाल करने के लिए, ट्रांसपेरेंट रूल बनने चाहिए केस लिस्टिंग के लिए, कॉन्फिडेंट नहीं कोडिफाइड होना चाहिए जुडिशियल कंडक्ट। ऐसा नहीं कि जज जो है कुछ भी मतलब उठ पटांग कर दें, ठीक है। कोई जैसे जज का जो आचरण होता है, कंडक्ट होता है, वो एक आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रकार की जो है कमेंट ना करें, जिससे जो है एक समाज में गलत जो है मैसेज जाए। जैसे कई बार जो है उल्टी सीधी कमेंट पास कर दी जाती हैं, ठीक है, तो वो जज के ऊपर शोभा नहीं देती है। इसलिए मुंह जब भी खोलें तो बहुत, इसलिए जज जो है अक्सर सुनने वाले ज़्यादा माने जाते हैं, ठीक है, बोलने वाले कम माने जाते हैं। आगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है जैसे बता ही चुका हूँ, अफ्रीका बता ही लिया, और आगे बढ़ा, ठीक है। तो रिफॉर्म यही कर सकते हो कि कोडिफाई कर लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंसी ले आओ कॉलेजियम में, और जुडिशियल काउंसिल एक बना दो जो देखभाल करे, इन पर नज़र रखे, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को जो है बंद कर दिया जाए, रिफॉर्म केस जो है एलोकेट किए जाएं, मतलब जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या है क्षेत्राधिकार और पावर? तो पावर जो है आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी अदर कोर्ट हैं सब पे जो है जुरिडिक्शन को एंजॉय करता है, ठीक है। और चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के बीच में मैटर हो,
चाहे वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट हो इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन को शून्य डिक्लेयर भी कर सकती है, या 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच का मामला हो। कुछ चीज़ों को यहाँ पे बाहर रखा गया है, जैसे रिवर वगैरह के जो डिस्प्यूट होते हैं उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में है 2 या 2 से अधिक स्टेट हों, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसको फंक्शन देख लीजिए। तो कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है आर्टिकल 131 में जो है एक्सक्लूसिव है, जो अदर को नहीं मिलता है। इंटर स्टेट लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, आर्टिकल 132 में जो है फंडामेंटल राइट आपको बता ही चुका हूँ। 71 में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, अच्छा इन मैटर को बाहर रखा गया है 131 से, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मैटर्स रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन 290 से, ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट जो होते हैं उनसे इनको बाहर रखा गया है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या एग्रीमेंट जो भी हुए हैं उनसे जो है बाहर रखा गया है, ठीक। रिट जुरिडिक्शन इन्हीं के पास है। 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 से। एक हाबियस कॉर्पस, ये दरअसल एडीएम जबलपुर और श्रीकांत शुक्ला का केस था, और ये वही केस था जो अभी एनवी रमना नहीं डी.वाई. चंद्रचूड़ के जो है फादर जो थे, उन्होंने जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन ये दिया था कि आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बट जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं वो उन्हीं के जो है बेटे हैं, और उन्हीं ने जो है अपने पिताजी के डिसीजन को ही जो है बदल दिया है, और ये एडीएम जबलपुर का केस था 1976 का, ठीक है। आगे बढ़िए। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड a public authority to perform a statutory or public duty where the petitioner has a legal right, not issued against the president or the governor, nor against judges for their judicial function. It also does not lie against purely private bodies unless they are performing public duties. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है किसी पब्लिक अथॉरिटी को जो है कमांड करना कि आप जो है परफॉर्म करें जो भी स्टैच्यूटरी या पब्लिक ड्यूटी आपको असाइन की गई है। प्रोविज़न का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट को जो है या ट्राइब्यूनल को जो है अपने जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार को जो है बाहर ना आए, ठीक है। जितना आपका क्षेत्राधिकार है उसी में रहें, उससे बाहर डिसीजन ना लें। सर्टियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, क्वेश्चन द ऑर्डर और डिसीजन इन लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल व्हेन इट इज एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ आर वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई जो है अगर निचली अदालत ने कोई डिसीजन लिया है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का बाध्यकारी होगा उन निचली अदालतों पे, ठीक है। तो ये बात है। को वारंटो का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो और मान लो आपको जो है पुलिस वाला पकड़ ले और पूछे कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, और दुनिया का पूछने लगे, तो उससे तुम पूछो तुम्हारे पास को वारंटो है। को वारंटो का मतलब ये होता है कि आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है पब्लिक ऑफिस, क्या आप उसी का फ़र्ज निभा रहे हो, और ये तो है ही नहीं हो पुलिस वाले, तुम्हारी कहाँ अथॉरिटी बन जाती है, तो आप सीधे चैलेंज कर सकते हो उसको सुप्रीम कोर्ट में, समझ लो, को वारंटो के जरिए। क्योंकि को वारंटो आपको सीधे अधिकार देता है कि आपको किसने अथॉरिटी दी। अब यही आपके पास जब नहीं होगी, या मोटर व्हीकल एक्ट में आप देख लीजिए 1988 के, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, जो इसे पकड़ के कहीं पर भी जो है चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ो। अच्छा, अपीलिएट जुरिडिक्शन भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, मतलब निचले अदालतों से अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। मतलब एक प्रोसेस होता है, सीधे नहीं कूद पड़ोगे जा करके। पहले आप जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, इसका प्रोसीजर एक वगैरह होता है। सिविल मैटर्स जो है, ठीक है। और अच्छा देखो, जो मैटर होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, या फैमिली डिस्प्यूट है, या कोई मतलब ऐसा जिसमें जो है मारा कुटाई वगैरह नहीं है। क्रिमिनल मतलब ये होता है जहाँ पे कोई मारा कुटाई, ठीक है, जिसको फौजदारी कहते हैं, फौजदारी का मामला क्रिमिनल आता है, ठीक है। तो क्रिमिनल के लिए बनी हुई है क्रिमिनल CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, जो कि अब जानी जाती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
सिविल के लिए बनी हुई है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोर्ट, सीपीसी, ठीक है। अच्छा, स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है? 136 में यह है, confers a residuary discretionary power on the Supreme Court to grant special leave to appeal any judgment, decree, determination, sentence or order of any court or tribunal in India. This is not a matter of right, but entirely at the court's discretion. The court typically consider prima facie merits, constitutional federal issues or substantial legislation. इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई नीचे की अदालतों से आप खुश नहीं हो, ठीक है, और आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर SLP दायर करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो जो है इंपॉर्टेंट समझती है तो उसको जो है उठा सकती है आपके केस को, ठीक है, और देख सकती है उसको, ठीक है। तो ये SLP होती है। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर है, याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मन है, चाहे तो उठाए चाहे तो ना उठाए। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही जैसे आपको जाना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ बोल चुकी है, आपको उसके खिलाफ जाना है जजमेंट के, तो आप इसको दायर कर सकते हो, मान लो गलती हो गई हो। सर्टिफिकेट्स फॉर अपील, ये 134A में है। वेन एवर इन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132, 133, 134, the High Court is required in oral publication is made immediately after judgment, decree or order to determine whether a certificate of fitness should be granted. ये 134A में है। इसका फंक्शन ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी और सबकॉन्सिस्टेंसी जो है ला की अक्रॉस द स्टेट्स इंश्योर करता है, ठीक है। पता चला वो कुछ बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। और फाइनलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। गार्जियन वही है, प्रोटेक्टर वही है, प्रोटेक्टर वो वाला प्रकार नहीं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि डिक्टा, हाँ, डिक्टा जो है एक प्रकार का जो है आपका होता है रोमन भाषा का वर्ड। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी जजमेंट देता है, जज जब कोई भी जजमेंट देते हैं, तो उसमें हर बात को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें जैसे नहीं लिखी जाती हैं, इसे छोड़ दी जाती हैं, तो उनको हम कह देते हैं ऑबिटर डिक्टा, ठीक है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब ये होगा जाकर के जो नॉन ऑफिशियल वर्ड्स हैं जजमेंट के दौरान जो बोल दिए थे, लिखा नहीं गया है, तो उसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, ठीक है। मेंस रिया का मतलब ये होता है कि जैसे मेंस रिया MENS और रिया का मतलब REA, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंटेंशन क्या है क्राइम की, जैसे मोटिव वो मर्डर के मतलब मोटिव क्या है। जैसे कोई भी जैसे व्यक्ति है, ठीक है, जब कुछ भी कृत्य कर रहा है तो क्या उसके दिमाग में मतलब इंटेंशन क्या थी। जैसे कई बार क्या होता है कि इंटेंशन गलत थी नहीं, हो गया, तो उसको जो है इसीलिए आप देखते हो कि सजाएं जो होती हैं वो ऐसे लिखी जाती हैं कि 2 साल से 5 साल तक, तो उसी हिसाब से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटेंशन भी मैटर करती है। अगर इंटेंशन ही नहीं है तो फिर जो है कैसे काम बनेगा। या कोई लॉ बना लो उसमें दंड का प्रोविज़न ना करो तो फिर कैसे काम बनेगा। तो दंड का प्रोविज़न तो होना ही चाहिए, अदरवाइज लॉ जो है लॉ बनेगा नहीं। इस दुनिया में भारत में जो है आपको सज़ा तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो लॉ में दंडनीय अपराध घोषित ना हो, ठीक है। तो जहाँ पे वो दंड में नहीं लिखा हुआ है, लॉ नहीं बना हुआ है, वहाँ पे आपके पास छूट है, ठीक है। लेकिन उसके भी जो है उपाय निकाल लिए जाते हैं। वो ये होता है किसी दूसरे सेक्शन में डाल करके जो है उसको कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको मिला मिलू करके आपके सामने पेश कर दिया जाता है और चार्जशीट आपके सामने फाइल हो जाती है। ये पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो है तुम क्राइम करना स्टार्ट कर दो कल ही से। अब थोड़ा सा जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो कंसल्टेशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के से। जैसे अभी जो है जब वो प्रेसिडेंट को जो है काफ़ी धक्का लगा, वो जब रिजर्व वाला मामला था, रिजर्वेशन नहीं, वो रिजर्व जो बिल कर लेते थे गवर्नर के पास से, तो प्रेसिडेंट ने जो है 15 लगभग सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर ज़रा आंसर में बताओ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओपिनियन जो है काफ़ी एडवाइजरी तरीका का होता है, मानना ना मानना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ पूछ सकता है। अच्छा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है? 2 कारण मैंने आपको बताया। निचली अदालतों पे वो लागू होता है और अवमानना करने पे आपको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक। रिव्यू और क्यूरेटिव जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। रिव्यू और क्यूरेटिव जुरिडिक्शन, आप कुछ लोग रिव्यू नहीं जानते हैं। रिव्यू देखो, रिव्यू जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 137 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, वो किसी भी जजमेंट को जो है रिव्यू कर सकता है और चाहे तो अपने पिछले वाले जजमेंट को बदल भी सकता है, ठीक है। और
ऐसा सुप्रीम कोर्ट कई बार पलट भी चुका है अपने मामलों में, ठीक है। जैसे एक तो इमरजेंसी वाला ले लो, आर्टिकल 2021 वाला एडीएम जबलपुर में क्या बोला था, पुट्टा स्वामी केस में क्या बोल दिया आपने, ठीक है। और ऐसे और भी ले लो, गोरखनाथ केस ले लो, ठीक है। और जो है बाद में आपने जो है उसको जजमेंट को जो है बदल दिया। तो ये कई बार ऐसा होता रहा है, ठीक है। तो रिव्यू करता है और बड़ी एक बेंच बैठती है। शर्त ये है कि जैसे पिछली बार बैठे थे तो पिछली बार 3 लोग बैठे थे, इस बार 5 लोग बैठ गए, एक नई बेंच बन गई, तो बेंच बदल के जो है काम बन जाता है, ठीक है। यही चलता है सिस्टम। और ये डॉक्ट्रिन 1967 में आई थी शायद, हाँ, ये मैंने आपको तब पढ़ाया था, मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, ठीक है। क्यूरेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है? क्यूरेटिव जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है, वंस अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड, अ पार्टी में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कोर्ट्स क्यूरेटिव जुरिडिक्शन टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड टू क्योर अ ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड द डॉक्ट्रिन वाज लेट डाउन इन द रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा केस। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का SCC 338 का है, जिसमें जो है वेयर द कोर्ट हेल्ड दैट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ जस्टिस अ फाइनल जजमेंट में बी रिकंसिडर्ड। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मूड में नहीं है कि हम तुम्हारी पिटीशन लेंगे, लेकिन फिर भी मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि यार उठा लो तो हमारा काम कुछ बन जाए शायद गलती हो गई जस्टिस में, तो ये जो है क्यूरेटिव जुरिडिक्शन इसको कहते हैं। और ये डॉक्ट्रिन आई थी रूपा अशोक हुर्रा के केस में, 2002 का ये मैटर है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जो है जब तक सामने वाले का अगर गवाह एक भी मौजूद है तो जो है उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। पता नहीं आखिरी वाले ताले से जो है चाबी खुल रही हो, समझ रहे हो, जब तक आवाज़ शांत ना हो जाए। इसलिए आप देखते हो कि मामला बहुत दिनों तक तारीख पर तारीख मिलती रहती है। कारण यही है कि ऐसा माना जाता है कि न्याय के केस में कि 100 जो है गुनहगार छूट जाएं, ठीक है, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जब आप इस प्रकार का न्याय करते हो तो गलती हो सकती है अगर आप जल्दबाजी करते हो। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग हैं सब लोग बोल लो, फिर आराम से डिसीजन लेंगे, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये भी तो है कि अगर मान लो किसी निर्दोष को सज़ा मिल गई तो वो तो जो है और बड़ा जो है क्राइम हो जाएगा जा करके, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो है अपना अपना मत मानना है, अपना अपना मत है। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 13 जो है बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, ठीक है। यही हाई कोर्ट के पास ताकत है, लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि फंडामेंटल राइट पे वो कुछ उठाए आपको, उसका ये जो है ऐसा नहीं कि तुम उस पर लड़ पड़ोगे जाकर के, ना ये तुमने हमारा केस नहीं उठाया जा करके, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर कम्स अंडर द हाई कोर्ट। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, नॉट द हाई कोर्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 372 का कहता है, 372 कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूर्व के जो कानून है वो उस प्रकार से चलते रहेंगे, लेकिन अगर किसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो उसको जो है रिव्यू उसका हो सकता है, ठीक। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, जो ट्रीटी वगैरह जो हैं वो नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, ये एक्सक्लूड कर दिया गया इसको। बस यही जो मोटी मोटी बातें होती ना, पतरी पतरी बातें, यही पूछी जाती हैं और वही तुम पढ़ के ना जाओगे, समझ रहे हो। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जरा देख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट आर स्ट्रक डाउन। अच्छा, ये सवाल समझ लीजिए, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। स्टैट्यूट का मतलब होता है जब कोई लेजिस्लेशन से जब कोई बिल पास हो जाता है तो स्टैट्यूट बन जाता है। ये कईयों को पता नहीं होता है, कई बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे थे? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो उतना ही ख़त्म होता है जितना जो है वो प्रोविज़न जो है मतलब जो वायलेट पोर्शन है वो बना रहता है, सिर्फ उतना ही ख़राब होता है, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट होता है या मान लो जो है आर्बिट्रेरी नेचर का है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब ये है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं अगर वो जो है इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के अनुसार से, तो उतना जो है पार्ट वो एक्लिप्स मतलब ग्रहण उसके ऊपर लग जाता है, वो मतलब ख़राब हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ परपोजिव प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि डायमेट्रिकली जो है
वो कंटेम्प्रेरी नीड के अनुसार जो है वो जो डिसीजन होते हैं वो बदलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन का जो है सिद्धांत है, ये जो है डॉक्ट्रिन है, ये आपको बतानी चाहिए। चलो समझ गए बाद में, आगे बढ़ते हैं कहाँ गए। कोड ऑफ रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीट जस्टिस हो गया, जुडिशियल ओवर रीच। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक मुद्दा और हमेशा उछलता रहता है, जुडिशियल ओवर रीच। ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ताकत है, पहले तो बात समझ लो हिंदी में। अब क्या होता है कि ताकत का दुरुपयोग भी चालू हो जाता है। जैसे कोई भी मैटर हुआ तो हम बोल पड़े, अच्छा ये हमारे पास ले आओ, हम देखें उसको देखें, और फिर हमने एक डिसीजन दे दिया। तो जो नेता लोग होते हैं उनको बड़ी हो जाती है, चुलबुली मच जाती है कि अच्छा मतलब इसमें भी तुम घुस पड़े आकर के। तो ये जो होता है ये होता है जुडिशियल ओवर रीच। लेकिन जुडिशरी कहती है ना, ये ओवर रीच नहीं है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। हम तो तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं कि आओ, समझ रहे हो, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा हो तो जरूरी थोड़ी ना कि जब वो कहे तभी हम उसको उठाएं, अपना हाथ दे करके तब उठा लिया। तो जुडिशरी का मानना है कि वो ओवर रीच नहीं है। नेता क्या कहते हैं? ओवर रीच है। जुडिशरी क्या कहती है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, तुम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हो, हम तो कर रहे हैं बढ़िया काम। तो ये एक लड़ाई का मुद्दा बना रहता है, ये डिबेट का टॉपिक है, इसको तैयार कर लो। अब डिले और बैकलॉग तो हमेशा ही बना रहता है, ठीक है। अभी सब पे बात करेंगे, दायरे रखो, धारण रखो। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। आगे देखो, इलेक्शन के डिस्प्यूट जो होते हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर किसी इलेक्शन को जो है रिलेटेड जो मामले होते हैं, वो स्पेशली ताकत इसी को प्राप्त है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और जैसे आपने देखा हो तो राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला था, रायबरेली का केस था, और इसमें जो है वो उसको शून्य जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये जो है उसको भी डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। रिमूवल ऑफ इंक्वायरी प्रोसीजर मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें, ट्रांसफर विड्रॉल। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो है अपने केसेस को पेंडिंग जो है वो चाहे तो जो है विड्रॉ भी कर सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है। अब इंडियन जुडिशरी और अमेरिकन जुडिशरी में जो है फ़र्क आप ना देखो, क्योंकि ये मैंने जब आपको अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सारी बातें बताई रहे। तो अब जो है आप ये स्वयं से करो। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही चुके हो, इंडिया का पढ़ ही चुके हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और स्वयं से पढ़ो। हालांकि मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अमेरिका में डुअल जुडिशरी है क्योंकि वहाँ पे फेडरल सिस्टम है। इंडिया की जुडिशरी में यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में जो है डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट जो होते हैं वो यूनियन और स्टेट के बीच का सॉल्व हो जाते हैं, और रिट जो है फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो है आर्टिकल 3 में लिखा है कि केस जो इन्वॉल्व होते हैं एम्बेसडर से रिलेटेड, पब्लिक मिनिस्टर से रिलेटेड, कंसल्ट से रिलेटेड, और जबकि जहाँ पे स्टेट कोई पार्टी होती है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को सुना जाता है, ठीक है। यानी कि एम्बेसडर से रिलेटेड, पब्लिक मिनिस्टर से रिलेटेड, या जो है स्टेट की कोई पार्टी है उससे रिलेटेड ही जो है केस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और हमारा एपिलिएट काफ़ी बड़ा है, वाइड है, जबकि इनका जो है डिस्क्रिशनरी नेचर का है, ठीक है। और ये चाहें तो जो है ये फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे ही ज़्यादातर आते हैं अमेरिका में, और वहाँ पे सख्त फेडरलिज्म, हमारे यहाँ पे उतना सख्त नहीं है। हम स्ट्रक्चर में जो है वो दिखते हैं फेडरल, लेकिन यूनिटरी हमारी आत्मा है। और स्पेशल लीव पिटीशन जो है ये एक डिस्क्रिशनरी पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है, वहाँ पे कोई सेल्फी वगैरह नहीं होता है। और एडवाइजरी जुडिशन जो है ये प्रेसिडेंट को यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है अमेरिका में। जुडिशल रिव्यू जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे नैरो का बोल दिया है कुछ नहीं, बस वो जो है इसे मान लो कि मेनका गांधी केस में तो कर दिया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और है हालांकि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। अब सारे लेक्चर देख के नहीं आओगे, डायरेक्ट इस लेक्चर पे खुद पढ़ोगे तो समझ में कहाँ से आएगा, इसलिए पुराने देख के आओ। अगला राइट्स प्रोटेक्शन, आर्टिकल 21 जो है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की बात करता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक कर दिया जाता है अमेरिकन, यानी कि नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द लॉ क्या है, और जो है कहीं आर्बिट्रेरी नेचर का तो नहीं है, या जो है किसी के ह्यूमन राइट्स या फिर जो है नेचुरल राइट्स का जो वायलेशन नहीं कर रहा है, तो वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट कोर्ट पे जो है वहाँ डुअल सिस्टम है, तो कोई सुपरिटेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट पे जो है सुपरवाइज कर लेता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ ऐसा कुछ ना होता है, ठीक है वह। अच्छा, वहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह, सीनेट वगैरह जो है मदद करते हैं, गुड बिहेवियर देख करके जो है आता है जज, और हमारे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए एक एडवोकेट एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 का है, जिसका सेक्शन 16 एक क्लासीफाई करता है एडवोकेट जो है दो प्रकार की कैटेगरी में बटे होते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं, अदर एडवोकेट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रूल भी है 2013 का, पहले 1966 का होता था। इसमें कहा था दो प्रकार के एडवोकेट होते हैं, एक सीनियर और एक अदर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट ये दरअसल कई प्रकार के एडवोकेट मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले सीनियर एडवोकेट, फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, फिर होते हैं अदर एडवोकेट। जैसे सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? अंडर सेक्शन 16 क्लास 2 एडवोकेट एक्ट 1961 एन एडवोकेट मे विद कंसेंट टू बी डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ बाय वर्च्यू ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार आर स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन द लॉ द एडवोकेट इज कंसिडर्ड वर्दी ऑफ डिस्टिंक्शन। ये जो है उसकी कंडीशन है सीनियर एडवोकेट की, ठीक है। और वही जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो है एडवोकेट बन सकता है, ठीक है। और ये एडवोकेट एक्ट में जो है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। स्पेशल नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है, लॉ के माध्यम में। प्रिविलेज क्या है? इसका प्रिविलेज यही है कि रिकॉग्निशन होता है, प्रेस्टीज इज्जत होती है, ठीक है, हायर प्रोफेशनल होता है और खूब पैसा छापा जाता है, दबा दबा कर पैसा आता है, ठीक है। हाँ, और ये जो है वकालतनामा वगैरह जो है फाइल नहीं कर सकता है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है क्लाइंट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ड्राफ्ट प्लेजिंग जो है या एफिडेविट जो है नहीं कर सकता है, अपीयर नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और ये जो है जूनियर के थ्रू ही काम करते हैं, एडवोकेट रिकॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, ये क्या होते हैं? तो ये रिकॉग्नाइज इनको एक्सक्लूसिवली किया जाता है अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 दैट वाज 1966 गवर्नड अर्लियर एंड द only advocate of record can file appearance, pledging and documents in the Supreme Court. Other advocates must appear only if instructed by an advocate. ये जो है फाइल करते हैं, अपेयरेंस होते हैं, प्लेजिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब सुप्रीम कोर्ट में यही करते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसलिए आपने देखा हो कि जब मैं अभी फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस जब पढ़ा रहा तो सेकंड जज केस में या एनजेएसी का जो एक्ट था उसमें मैंने आपको बोला था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ये क्या था? यही तो था। समझते हैं नई बात को? प्रिविलेज इसकी क्या होती है? तो प्रिविलेज इसकी यही होती है कि राइट टू फाइल एंड एक्ट फॉर पार्टीज इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो है फाइल करते हैं और पार्टी के लिए जो है काम कर, पार्टी का मतलब यहाँ पर नेता वाली पार्टी नहीं, पार्टी का मतलब है जो विक्टिम वगैरह मतलब जो भी है। ये जो है स्टेट इनकी कंडीशन होती है, मिनिमम जो है 4 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होती है, 1 साल की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन वगैरह होता है, ठीक है। और दूसरी लिया अदर एडवोकेट देख लीजिए, तो ऑल एडवोकेट इनरोल्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 हु आर नाइदर सीनियर एडवोकेट नॉर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ये जितने भी एडवोकेट होते हैं ये सब जो है अदर एडवोकेट में आते हैं, मतलब ऊपर वाले दोनों छोड़ दो तो ये अदर एडवोकेट में आ जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट केस फाइल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये अपीयर हो सकते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जब भी जो है इंस्ट्रक्टेड दी जाए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से, ठीक है। और ये चीज़ है। अच्छा, सीनियर एडवोकेट के पास जो है स्टैचुरी तरीके से कानूनी रूप से जो है राइट्स होते हैं प्री ऑडियंस का, समझ रहे हो? हाँ, ये सीनियर एडवोकेट बहुत मतलब जो है क्या बोला जाए, इनके पास काफ़ी जो है ताकतें होती हैं, जैसे प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, इन्हेंस्ड प्रेस्टीज, फ्रिक्वेंट रोल लीड करने में काउंसिल में, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है सीनियर एडवोकेट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 3 तरीके के एडवोकेट आपने समझे, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड थर्ड वाज एंड अदर एडवोकेट। अब जुडिशरी की जो है थोड़ा पेंडेंसी देख लीजिए, डिले कितना होता है इंडिया में। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मैं आपको अभी डेटा ग्रिड पे दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट होती है जुडिशरी डेटा ग्रिड, उस पर वेबसाइट पे जाकर के आप पेंडेंसी देख सकते हो, कितने केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कितने हाई कोर्ट में, कितने सुप्रीम कोर्ट में, किस केस जो है कहाँ पे। ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड जानना हो तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वेबसाइट है, होम मिनिस्ट्री के माध्यम चलती है, वहाँ पे आप क्राइम्स का पूरा डाटा देख सकते हो। और पेंडेंसी देखनी हो तो जुडिशरी डेटा ग्रिड के नाम से होती है, वहाँ पे ग्रिड पे पूरा दिख जाता है कितने केस कहाँ चल रहे हैं।
बल्कि आप अपने केसेस की जो है तारीख वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो, कहाँ जो है मतलब क्या चीज़ें फाइल हुई, कहाँ पे आपके केस पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, अगली तारीख कब है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, जुडिशरी पेंडेंसी के कारण क्या है, तो जुडिशियल स्ट्रेंथ हमारी कम है, वैकेंसी अक्सर खाली बनी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में, कई कोर्ट रूम में जो है कहीं मतलब उतने इंतजाम नहीं हैं। ठीक है, जज जो है वो एक पैर पे जो है खड़े हो रह करके निर्णय लेता है, तो ये चीज़ें हैं। प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और हाई इनफ्लो रहता है केस का, और जुडिशरी ने खुद जो अपने ऊपर बवाल ले रखा है, दुनिया का जो है लगाया तरीका है जिससे केस हो सकता है, और लो केस क्लियरेंस होता है, मतलब जो है उतना फास्ट होता नहीं है। और यही चीज़ें हैं, एडजमेंट चलती रहती है, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं। ठीक है, हाँ। और इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट यही होता है कि जस्टिस जो है डिनाइड होता रहता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है, इकोनॉमिक कास्ट पैसा बर्बाद होता है, सोशल कास्ट समाज में जो है देरी दौड़ते रहो, चक्कर काटते रहो, और जो है बस केस ही केस चल रहा है, तारीख पे तारीख लग रही है, और जो है पैसा बर्बाद होता है। जेल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ख़राब होता है, क्योंकि जो है पहले पता चला डिटेन कर लिया, पता चला बाद में कुछ हुआ ही नहीं, फालतू में जो उसको जेल में बंद करते रहे। गवर्नेंस बर्डन पड़ता है जा करके, पब्लिक रिसोर्स बेकार होते हैं, फिर थोड़ा ना खाओगे जा करके। अच्छा, काम मेजर लिए गए हैं, तो मेजर यही लिए गए हैं कि जो है ई कोर्ट बनाई गई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, ई फाइलिंग होने लगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केसेस की सब देख सकते हो ऑनलाइन वगैरह। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, मेडिएशन का काम, आर्बिट्रेशन, जैसे ये क्या होता है, ये दरअसल आर्बिट्रेशन का काम, मेडिएशन, जैसे मान लो कई केस ऐसे होते हैं जिसमें अगर सलाह मशुरा हो जाए, मान लो दोनों पार्टी का सहमत हैं, और मान लो कुल लय दे के काम बन रहा है, तो कलवा लो, सलटा लो मामला, काहे फालतू जो है चक्कर लगवा रहे हो, तो ऐसे काम चल जाता है, मेडिएशन वगैरह। स्पेशल और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे जो है कुछ केसेस जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, और उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वहाँ पे जल्दी सुनवाई हो जाती है फास्ट ट्रैक में। ठीक है, पॉलिसी स्टेप जो है गवर्नमेंट को लेने चाहिए इसके लिए। ठीक है, कुछ जो है, और रिक्रूट में भर्ती रती करें। देखो, होने को सब कुछ हो सकता है, पहले हिंदी में बात समझ लो, होने को जो है सब हो सकता है, फिर सवाल ये है कि होता क्या नहीं है, होएगा क्या नहीं, हम तुम्हें बता रहे, होएगा इसलिए नहीं क्योंकि राजनीति चमकानी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही के ऊपर केस चल रहा है, केस चल रहा है बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, और वो अगर जो है ज़्यादा कर दिया बढ़िया व्यवस्था तो पता चला कल वही जो है व्यवस्था के चक्कर में फंस के अंदर पहुंच जाए। तो ऐसा सारा खेल रचा के चलो कि वो 10-20 साल जब तक मर के जो है स्वर्ग में जो है अनुभूति ना कर रहा हूँ, तब तक केस ही चलता रहे। इसलिए जो है ये सिस्टम पूरा लगा के रखा गया है, यही सत्य है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 46% पार्लियामेंट के जो MP हैं उनके ऊपर केस दर्ज है, देख लेना, जाकर वेरीफाई कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ गया? लार्जर बेंच की हमेशा डिमांड बचती रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ लार्जर बेंच जो है बनाए, ठीक है, ताकि जो है जल्दी मामला सलटे जा कर के, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी लाओ। ये सारी बहुत सारी बातें मैंने लिख के रखी हुई हैं, ये आपको सब PPT मिल जाएगा, स्वयं से पढ़ सकते हो। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी ले आओ, पब्लिक ट्रस्ट जो है बढ़ा के रखो, एक्सेस जो है जस्टिस को सभी को मिले, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, क्या तरीका क्या करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग जो है कोर्ट प्रोसीडिंग की कर दो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, मतलब उसके अपने आर्गूमेंट रहते हैं कि जो है लाइव स्ट्रीमिंग कैसे हो जाएगी वगैरह वगैरह जो है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जुडिशरी को जो है अकाउंटेबल बनाओ कि उन्होंने जो है उनके डिसीजन जुडिशियल आंसरेबल बनाई है उनके जुडिशियल डिसीजन के लिए, ठीक है, और जो है उनके कंडक्ट के लिए, ये होती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जैसे मान लो कोई जज जो है कोई कंडक्ट कर रहा है, या मान लो कोई डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, काहे लिया है, ये सारी चीज़ें जो है देखनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना है। और मान लो कोई ख़राब काम करता है, मान लो कुछ उल्टा सीधा काम करता है, उसको हटाया जाए इम्पीचमेंट के माध्यम से।
कॉलेजियम को रीजन को पब्लिश करो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, सब पढ़ाया हुआ है और छोटी मोटी चीज़ें होंगी, उसको स्वयं से पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि आरटीआई के माध्यम से जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाए, तो कुछ लोग कहते हैं आरटीआई के माध्यम से जो है जो प्राइवेसी होती है उसको भी तो मेंटेन करना है ना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आरटीआई में जो है जुडिशरी को लेकर आओ ताकि इनसे रिलेटेड जो है सब चीज़ें हमें पता चल जाएँ। तो जजेस का अपना रहता है कि जज हम नहीं ऐसा कर सकते हैं आरटीआई से रिलेटेड, ठीक है, और इसको पब्लिक अथॉरिटी बना दो वगैरह वगैरह। बैलेंस भी वही हो सकता है कि नॉन सेंसिटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है वो जो है डिस्क्लोज़ कर दो, ठीक है, और जो वैसी चीज़ें हो ज़्यादा ही, ठीक है, तो उनको ना करो, और क्या है। तो आरटीआई को सेलेक्टिवली बना दो, मतलब जो है सेलेक्टिवली रूप से। कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 में बता ही चुके हैं आपको। एम्बिग्विटी है, काफ़ी ब्रॉड स्कोप है इसका, पोटेंशियल टेंशन रहती है हमेशा, अनसर्टेनिटी रहती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कब यूज हो जाए, जुडिशियल ओवर रीच इसको कुछ लोग कहते हैं। कुछ क्राइटेरिया आई नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है ये सिविल कंटेम्प्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई अगर जो है मानना करता है। ये इसीलिए है ताकि जुडिशरी की जो डिग्निटी है वो बनी रहे, जुडिशियल ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स हो सकें और प्रोटेक्ट हो सके ड्यू प्रोसेस, और स्कैंडलाइजेशन जो है कोर्ट का ना हो सके। नहीं, स्कैंडलाइजेशन जो है कोर्ट का होता है, ऐसे जो है क्रिटिक्स लोग आर्गूमेंट करते हैं कि जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम से तुम जो है मतलब हमें मतलब कुछ भी क्रिटिसाइज़ करें तो उस पर जो है फ्री स्पीच हमारी नहीं है वगैरह वगैरह। कॉलोनियल लीगेसी बना के चल रहे हो कि जो हुक्मरान में बोल दिया वही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? मास्टर ऑफ द रोस्टर दोस्तों ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, डेली केसेस बहुत सारे होते हैं, तो वो सब अपॉइंट करने होते हैं कि ये जज के पास ये केस भेज दो, ठीक है। तो रजिस्ट्रार वहाँ पे सब बैठते हैं, जैसे चीफ जस्टिस हैं तो उनके पास केस बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर लाया गया, हालांकि इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या था? मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है कि चीफ जस्टिस ये नियुक्त करते हैं कि कौन सी बेंच कौन से केस सुनेगी। जैसे अब हर जज हर चीज़ का तो विशेषज्ञ है ही नहीं, जैसे टैक्स जो लॉ होते हैं वो काफ़ी पेचीदे होते हैं, ठीक है, तो वो सब कोई नहीं सुन सकता है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, हर व्यक्ति अपने अपने मामले में महारत हासिल किए बैठे होता है। जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी का है जज तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सुनेगा, कोई मान लो जो है क्राइम का है, क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल के ही सुनेगा, कोई मान लो अगर सिविल जज है, मतलब मान लो सिविल के मैटर देखता है सिविल का ही सुनेगा, प्रॉपर्टी का कोई मैटर देखता है प्रॉपर्टी देगा, कोई फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट देखता है फैमिली को सुनेगा, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट को तो उसको सुनेगा, कोई मान लो फॉरेन मान लो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड या मान लो जो है पासपोर्ट रिलेटेड तो उसके मामले को सुनेगा। हर जज हर मामले में जो है इतना मतलब विद्वान नहीं होता है कि सबको सुन पाए। तो एक मास्टर ऑफ द रोस्टर लाया गया जिसमें चीफ जस्टिस क्या करते हैं कि डेली जो है जजेस को अपॉइंट कर देते हैं कि ये बेंच के पास ये केस जाएगा, ये बेंच जो है इसको केस को देखेगी वगैरह वगैरह। अब दिक्कत की बात ये है कि इसमें ये आरोप लगाया जाता है कि चीफ जस्टिस तो ऐसे जो है जिसको चाहेंगे मतलब उसको जो है उस केस जो है उसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। ऐसे तो चीफ जस्टिस जो है अपने पार्टी विपक्ष को जो है नेपोटिज्म के माध्यम से किसी को जो है जुगाड़ करवा देंगे अपनी। लेकिन चीफ जस्टिस का जो है इसे काम नहीं चलता है, वहाँ पे दरअसल अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हो चुका है, वो रैंडम जो है किसी को असाइन कर देते हैं केसेस, ठीक है। और जो जज को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हमारा केस जो है इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, निजी मामला है या कोई परिवार का ही केस आ गया, तो वो जज कह देता है कि हमें जो ये केस नहीं सुनना है, मना कर देता है, बात खत्म। कई बार क्या होता है जज भी जो है थक जाते हैं कई काम कर करके, जैसे मान लो कोई मृत्युदंड का सज़ा देता है तो डेली डेली वही लिख करके जो है उसका भी दिमाग उसको भी चाहिए होता है कुछ नया केस मिल जाए। तो ये मास्टर ऑफ द रोस्टर लाया गया, ठीक है, यही है। तो इसके नुकसान हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका आर्गूमेंट ये रहता है कि इसमें जो है रैंडम सिलेक्शन होता है, और जो मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे मान लो कोई जज आज उसको 100 केस सुनने थे, मान लो सुन 50 ही पाया, या मान लो जो है जज ने उसको काम को पूरा किया ही नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस के पास शाम को जाते हैं मैटर, फिर चीफ जस्टिस जो है वो उसको अपने हिसाब से बेंच के पास फिर अलॉट कर देते हैं, फिर दूसरे दिन सुनवाई उस पर होती है। तो ये सिस्टम चलता है। तो इसमें हालांकि भाई भतीजावाद वाला कारण यहाँ पे फिर वही ओनर के चला आता है कि जो है इसमें तो अपने जज के पास भेज देंगे वगैरह वगैरह, तो वही इसके हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अपना। जजेस के जो है पोस्ट रिटायरमेंट जो है
जो पोजीशन जो होती है मैं आपको बता दूं, तो उसमें जो है अभी फ़िलहाल कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है नहीं कि ज्वाइन नहीं करें, लेकिन हाँ पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो है अगर चीफ जस्टिस चाहें तो जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट करके जो है बैठा सकते हैं। बाकी जो है इनका पोस्ट रिटायरमेंट कुछ होता नहीं, मतलब कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और जज हमेशा जज बना रहता है। रिटायर जज के पास बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है पोस्ट रिटायरमेंट में कुछ अपार्टमेंट वगैरह कर देना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बार में जो है बैठाल दो, ठीक है, पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशनल नीड को जो है पूरा करो, कहीं पढ़ाओ जा करके कुछ भी कर लो, अनुभव होता है बहुत बड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह अपने आर्गूमेंट है। दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका इवोल्यूशन हुआ था हुसैरा खातून वर्सेज ORS का मामला था, स्टेट ऑफ बिहार का 1979 का। ये मतलब ऐसा होता है, और इसमें मुख्य जो भूमिका निभाई वो PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर, ये जो जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी भूमिका इसमें निभाई है। और क्या है मामला ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? इसमें होता ये है कि जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या पॉल्यूशन कंट्रोल या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, डिसएडवांटेज ग्रुप या पब्लिक हेल्थ का मामला है, सैनिटाइजेशन का मामला है, अकाउंटेबिलिटी करप्शन या मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का मामला है, या वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबिलिटी का मामला है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक बड़े ग्रुप के बिहाफ पे जो है स्वयं से केस लड़ सकता है, इसको PIL कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है PIL, ठीक है। लेकिन उसमें मामला जेन्युइन पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, वरना जो है सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा देता है, ठीक है। जैसे सुब्रता सारा का केस था, ठीक है, तो उसमें भी जो है फटकार लगाई थी, क्योंकि उससे फ्रिवोलस लिटिगेशन हो जाता है, फालतू की जो तुम लगे आ रहे हो, मतलब जो है कुछ भी बड़े चले आए। एक वो कौन था जो है 5G को जो है 25 से जोड़ करके उसको ले गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको लपेट दिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कुछ जो है हीरोपंती में चले जाते हैं तो उन्हें जो है मिल जाती है टानिक। तो PIL जो है ये एक बड़ा स्कोप कर देती है, हालांकि उससे ओवरबर्डन भी हो जाता है, ये भी है। अफोर्डेबल जस्टिस डिलीवरी जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए भी जो है नालसा बना के रखा हुआ है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और आपको पता ही DPSP में 39 जो है वो प्रोविज़न करता ही है, लीगल एड सबको मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे गैप जो है वो कम हो जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज लीगल असिस्टेंट टू द litigants in the middle income group bracket under the scheme. Person whose grant monthly income does not exceed ₹60,000 or ₹750,000 per annum are eligible to seek assistance before the Supreme Court. तो काफ़ी जो है प्रयास किए गए हैं ताकि न्याय मिल सके, ठीक है। और ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी भी जो है ये एक नया ई-कोर्ट माध्यम बन के आया है, और सितंबर 2025 में जो है टोटल 5.3 करोड़ केस जो है देश में पेंडिंग है, ठीक है। इंडिया की कोर्टों में इतने केस पेंडिंग है। और नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म स्टार्ट किया गया था अगस्त 2011 में, ताकि डिले को कम किया जाए, एक्सेस किया जाए जस्टिस का सबको। और ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2007 में। ह्यूज पेटेंसी है हमारे देश में, ठीक है। डिजिटल डिवाइड हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी का मामला है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी चाहिए, लीगल एंड प्रोसीजरल गैप भी हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। सुधार के लिए ये सब बता सकते हो आप, लिखा सब PPT में, पढ़ लो थोड़ा बहुत। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच के बीच में एक डिबेट बनी रहती है हमेशा, ठीक, कि PIL के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म कर दो या ओवर रीच कर दो, किसी मामले में जो है हस्तक्षेप कर दो, तो ये जो है अक्सर विवाद बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे पास आर्टिकल 32, 226 और 142 से आता है। जुडिशियल ओवर रीच का मतलब है कि लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में हस्तक्षेप कर देना। जुडिशियल एक्टिविज्म का जस्टिफिकेशन क्या है?
एज पर सुभाष कश्यप एंड BL बधेरा की जो बुक है। जस्टिफिकेशन यही है कि जो है कोर्ट फिल कर देती है गवर्नेंस के वैक्यूम को, जहाँ पे गवर्नेंस नहीं बोलती है यानी कि सरकार नहीं, वहाँ पे ये आ जाते हैं और पीपल जो है उनको न्याय मिल जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट है। जजेस जो है मोटिवेट होते हैं ड्राइव करने के लिए, रिफॉर्म सुधार करने के लिए। जहाँ पे लॉ की एब्सेंस होती है वहाँ पे बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 32 और 226 से जो है कंप्लीट जस्टिस कर देते हैं। हंग पार्लियामेंट और वीक गवर्नमेंट को अनेबल को जो है डिसाइड करने में। पोस्ट इमरजेंसी या कोर्ट बिकम मोर असर्टिव, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी इसके विरुद्ध भी बोल सकते हो। ये उपेंद्र बख्शी का जो है क्लासिफिकेशन है एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इन्होंने कहा है सिविल राइट्स का ये सिविल राइट एक्टिविस्ट, पीपल्स राइट ग्रुप, एनवायरमेंटल मूवमेंट, चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन, वुमेंस राइट ग्रुप, इनके सबके लिए जो है बहुत सारे काम किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्रिटिक जो है उपेंद्र बख्शी के अनुसार यही है कि आइडियोलॉजी का फियर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि एक ही आइडियोलॉजी जो सुप्रीम कोर्ट में चलती है वही आ जाए। एपिस्टेमेटिक फियर बना रहता है कि जो है जज जो है उनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है एक किसी विशेष फील्ड में। मैनेजमेंट का जो है फियर रहता है कि जो है कहीं ऐसा ना हो PIL जो है ओवरबर्डन हो जाए जुडिशरी के ऊपर। तो ये सब बोल सकते हो आप वगैरह, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ केस भी डाल दिए मैंने, ठीक है, जिसमें आप ओवर रीच और एक्टिविज्म बता सकते हो, ठीक है। बेसिक फिलॉसफी मैंने क्लियर कर दी, अब थोड़ा पढ़ लो यार, ठीक है। और फिर मैं बता देता हूँ, अगर आपको PPT चाहिए तो आप हमारा जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं है, ठीक है। यही मान लेना कि पढ़ाया है उसी के बदले फीस मान लो या जो भी मान लो। मेंटरशिप जो है हमारी 149 में है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए। 90 दिनों में जो है आप बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, वहीं PPT मिल जाएगी। पॉलिटिकल जुडिशियल डॉक्ट्रिन आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। डॉक्ट्रिन जो है वो यही है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस दोस्तों ये कहती है कि फेयरनेस जो है होनी चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। तो ये बहुत सारी डॉक्ट्रिन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बता ही चुका हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आप समझे ही होगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, अब दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो डॉक्ट्रिन पिथ ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है कि ट्रू नेचर जो लेजिस्लेशन का है, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या कहती है, ये कहती है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे कलरेबल जो प्रोविजंस थे लैंड रिफॉर्म में, उनको जो है स्टक डाउन कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू मैं बता ही चुका हूँ, पता ही होगी। ये जो मैं जिस चीज़ों को नहीं बताऊंगा इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, स्टेट चाहे तो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर सकती है पब्लिक यूज के लिए फेयर कंपेंसेशन दे करके। डॉक्ट्रिन ऑफ लीचेस, ये रिलीफ देती है, रिलीफ को डिनाई करती है अगर कोई जो है अनड्यू डिले होता है क्लेम फिल करने में, ठीक है, क्योंकि डिले कर दिया आपने। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि रीजनेबल और प्रोपोर्शनल तरीके से न्याय कीजिए, स्टेट के एक्शन हो। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये है कि जो है एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए, चाहे फंडामेंटल राइट आप DPS में कर सकते हो या फिर कहीं पे भी लगा दो इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, ये है कोर्ट मस्ट फॉलो एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर कंस्टिट्यूशनल प्रेडिक्टेबिलिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या है, स्टेट लॉ विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट वैलिड इफ सफिशिएंट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेट एंड सब्जेक्ट, यानी कि स्टेट लॉ जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट से जो है वैलिड रहेंगे अगर जो उनका सफिशिएंट कनेक्शन जो है स्टेट और सब्जेक्ट के बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी इसी लेक्चर में बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपुगेंसी, इन कॉन्करेंट लिस्ट का सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेंगे स्टेट लॉ के ऊपर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, इसका मतलब होता है सम मैटर्स कैन नॉट बी रीलिटिगेट वंस डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि जो है किसी मैटर जो है अगर वो पहले डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के माध्यम से तो जो है दोबारा उस पर डिसाइड नहीं होगा, मतलब दोबारा रीलिटिगेट नहीं होगा, पता चला आप फिर लिटिगेशन कर दो। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, सिटीजन दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं अथॉरिटी से कि वो जो है प्रॉमिस्ड या कंसिस्टेंटली जो है एक्ट करें।
डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, स्टेट जो है पर नेचुरल रिसोर्स जैसे एयर, सी, फॉरेस्ट, इसको जो है ट्रस्टी के तौर पे जो है काम करे पब्लिक यूज के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपॉर्टी बता चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कारपोरेट विल, कोर्ट अगर चाहें तो जो है वो कारपोरेट पर्सनैलिटी को जो है बियॉन्ड भी जा सकते हैं इंडिविजुअल को लायबल ठहराने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कोई एक्ट जो है वो अगर मतलब जो है अगर किसी चीज़ को लिमिटेड करता है, मान लो आर्बिट्रेरी नेचर का है, अराजकता टाइप का है, तो वो जो है अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बता चुका हूँ इसी में। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट में बताई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट डेलीगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एंटरप्राइज जैसे जो है MC मेहता केस में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी लायबिलिटी उसमें बनती है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन डेलीगेशन, एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो ज़रूरी हैं वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये सिंपल समझ आ गया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, पब्लिक सर्वांट जो है सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर की प्लेजर पे ही काम करेंगे, तभी तक रहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज ऑफ सोवरेंटी, सोवरेंटी सरेंडर नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे हम अपना देश का खुद देते हैं किसी दूसरे को, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूनियन एंड टेरिटरी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, ऐसे तो ना किसी को खुद दे दो जा करके। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो ट्रांसपेरेंट और आंसरेबल होने चाहिए। RTI एक्ट जो है, अच्छा वही हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट करना नेशन की जो है टेरिटोरियल यूनिटी और प्रोहिबिट करना फोर्सिबल एनेक्सेशन, ठीक है। जैसे कश्मीर के मामले में देख सकते हो। हाई कोर्ट जो है बिल्कुल सेम ही मामला है, सेम ही फंडा है, तो हाई कोर्ट के केस में जो है आप यही चीज़ लगा सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाई थी। एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें जो है आप स्वयं से पढ़ लें, ये आपका होम वर्क है। टेन्योर इनका 62 ईयर होता है, उनका 65 था। और हाई कोर्ट का जो जज होता है वो रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट या अदर हाई कोर्ट में जो है वो सिर्फ काम कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। अपार्टमेंट वगैरह जो है वो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, तो वो सब पढ़ाया हुआ है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो है वैकेंसी एंड कैपेसिटी में जो है अपार्टमेंट किया जा सकता है। एडिशनल जज जो है टेम्परेरी रूप से जो है इंक्रीज किए जा सकते हैं वर्कलोड को कम करने के लिए। रिटायर्ड जज जो है वो सिट कर सकता है, बैठ सकता है कंसेंट लेकर के। वो तो सैलरी वगैरह सब वही बातें हैं, ठीक है। ग्राउंड इसका वही है, मिसबिहेवियर वगैरह। ट्रांसफ़र जो है प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करता है जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे में कंसल्टेशन CGI के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जुडिक्शन पावर वगैरह सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये बस स्टेट के केस में होगा। और बाकी सब वही हैं, वही रिट वगैरह ये जारी, ठीक है। वही सारी रिट वगैरह सब वही ताकतें हैं। एप्लीकेट जुडिक्शन वही सिविल और क्रिमिनल सबॉर्डिनेट कोर्ट के इसमें केस में होगा, याद रखिए गया। इनका सबॉर्डिनेट कोर्ट जो सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं अदर जो उनके लिए ये होगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट है थोड़ी ना, सुप्रीम कोर्ट तो इनसे बड़ा है, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए ही ये जो है राजा हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट कोर्ट वगैरह जो है वो भी जो है इनके पास है 215 से, ठीक है। कंट्रोल है सबॉर्डिनेट कोर्ट जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। और 233 235 में जुडिशल रिव्यू वगैरह जो है हाई कोर्ट जो है जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच जो है डिफरेंस ये जो है आप स्वयं से पढ़ें। तो दोस्तों हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेट में भी हो सकते हैं, मल्टीपल यूटी में भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होती है। 25 हाई कोर्ट हैं टोटल। ठीक है, ये सब जो है आप स्वयं से देखिए। ये PDF आपको पे कर रहा हूँ, ठीक है। बता ही चुका हूँ प्रोसीजर कैसे मिलेगी, और ये चीज़ें सब जो है आपको पढ़ा चुका हूँ, आप स्वयं से समझ जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्वयं की रीडिंग है।
और ये दोस्तों लास्ट में आपके जो है प्रीलिम्स के PYQ आपके डाल दिए 2013 से लेकर के 2025 तक के, सॉरी 2013 नहीं, ये गलत लिख गया है, 1995 से आपको 2025 तक के PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स के हो गए और लास्ट में मैंने मेंस के भी सॉल्व कर दिए होंगे, मेंस के क्वेश्चन। तो ये दोस्तों मेंस के क्वेश्चन आपका 2025 का भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं जो यूनिक है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपको मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को समाप्त करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी नहीं मिलते हैं एक वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर पहुँचाइए।